आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन और आन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपके फीडबैक से हमें मालूम हुआ है कि आप हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं और हमारे लिए यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपका, जो आपकी अप्रिसिएशन है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती है। और हम कोशिश करते रहेंगे कि इस रमज़ान अपने शो के ज़रिए आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकें। और यहाँ तो आप सिर्फ मुझे देख रहे हैं या मेरे साथ और गिनती के चंद लोग होते हैं, लेकिन इस शो को इतने अच्छे तरीके से और ख़ूबसूरती के साथ जो आपके सामने पेश किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम है। अगर मैं उनके नाम लेने पर आऊँ तो मेरा आधा शो इसी में ही गुजर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम सब की कोशिश यही है कि हम इस शो को आपके लिए मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत करके आपके लिए पेश करें ताकि आप बाद में हमें याद करते रहें। खैर, बातें तो मैंने बहुत सारी करनी है आप लोगों के साथ, और लेकिन अब वक्त आया है कि मैं आपकी मुलाकात करवाऊं कि आज हमारे साथ कौन है वो होम शेफ़ जिनके लिए ये किचन सजाया गया है ताकि वो सामने आए आप लोगों के और अपनी जर्नी शेयर करें। और आज मैं आपकी जिस उभरते होम शेफ़ से मुलाकात करवाने जा रही हूँ, उनकी स्टोरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है। अब तक मैं जितने भी होम शेफ़ से आपकी मुलाकात करवा चुकी हूँ, जब वो आई मेरे पास तो पहले मैं उनसे बात करती हूँ बैक ऑफ द स्टेज और उनकी जर्नी के बारे में जानती हूँ और उनको थोड़ा रिलैक्स भी करती हूँ, क्योंकि ये इस तरह के हमारे कुक हैं कि फ़र्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि वो, और मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली कि वो पाकिस्तान में नहीं रहती थी, वो दुबई में थी और अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है कि वो पाकिस्तान मूव ऑन हुई हैं। और जब यहाँ पर आई तो ज़ाहिर सी बात है, फिर कोविड आ गया और कोविड में खैर सबके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए एज ए फाइनेंशियली तौर पे, और उनको भी बहुत सफ़र करना पड़ा। और इसमें वो जब आप देखेंगे ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि मतलब इस उम्र में इन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और इन्हीं का मेन आइडिया था कि क्यों ना हम अपने खाने को, क्योंकि बहुत मज़े के खाने इनके घर में पकते हैं, तो इन्होंने मशवरा दिया कि हम अपने खाने को एक फ़ूड बिज़नेस में तब्दील करें। लेकिन अब फ़ूड बिज़नेस चलाना क्या इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मददगार साबित हुआ इनके लिए वो है फूड पैंडा। जी हाँ, फूड पैंडा के होम शेफ़ प्रोग्राम से इन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया और बहुत आसान है उसमें ख़ुद को रजिस्टर करना। और फूड पैंडा ने इनके जो बिज़नेस है, फूड बिज़नेस, उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प की और स्टिल ये अभी भी फूड पैंडा से ही अपना बिज़नेस रन कर रही हैं। तो मेरा ख्याल में मैं उनको बुलाती हूँ, वेलकम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें उनसे करनी है। और जब फर्स्ट टाइम मैंने भी उनको देखा था तो मैं हैरान हो गई थी उनको, और आप भी ज़रूर हैरान हो जाएंगे उनको देख के। तो मैं वेलकम करती हूँ प्लीज़ खतीजा अली। आइए, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह। देखें, आप लोग भी हैरान होंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले, कि ये कहाँ से लगती हैं कि ये एक बिज़नेस चला रही हैं, फूड बिज़नेस। जब मैंने आपको देखा, जब मेरी मुलाकात हुई आपसे, तो मैं पहले हैरान हो गई कि मैंने इसलिए आपसे 2-3 दफ़ा पूछा कि आप ही कर रही हैं ये काम? शुरू मैं कर रही हूँ। शुरू आप ही ने स्टार्ट किया। और मज़े की बात व्यूवर्स मैं आपको बताऊँ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इनसे पूछा कि ये आइडिया किसका था फूड बिज़नेस स्टार्ट करने का। तो इन्होंने कहा कि सबका था, पूरी फैमिली का। मैंने कहा पूरी फैमिली में एक होता है, आइडिया उसका होता है, फिर उसको हम एक अमली तौर पे सामने लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा वो मेरा आइडिया था। और ये इतनी छोटी हैं उम्र में, इनकी एज बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जब आपने ये आइडिया शेयर किया अपने मामा के साथ, बाबा के साथ, अपने फैमिली के साथ, तो उनका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो बेसिक सा था कि किस तरह होगा ये सब, पर अच्छा, मतलब वो पहले परेशान हो गए होंगे कि कैसे करेंगे हम, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मैनेज होगा। अच्छा, फिर आपने समझाया कि नहीं बाबा, मामा हम कर सकते हैं, मैं साथ हूँ आप लोगों के और हम करेंगे इसको। अच्छा, अब चलें, बातें तो मैंने बहुत सारी करनी है। आप ये बताएं कि आज आप हमारे व्यूवर्स के साथ
कौन सी अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हम हैं? चिकन तंदूरी क्रेप बनाएंगे। चिकन तंदूरी क्रेप। जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो खैर आप जैसे यंगस्टर्स लोगों के लिए ही है और पता भी लग रहा है। तो वैसे बड़ा डिफरेंट लग रहा है क्योंकि नॉर्मली जो क्रेप है वो तो एक वेस्टर्न स्टाइल में Western, होते जी, हैं, लेकिन आपने एक इसको देसी टच दिया है। बिल्कुल। तो क्या ये आपका जो फूड पांडा जहाँ पे आप अपना बिजनेस रन कर रही हैं, फूड बिजनेस, वहाँ पे मेन्यू में जी शामिल जी है बिल्कुल ये? शामिल है। अच्छा, इसके साथ इस क्रेप के साथ हम ऑमलेट भी डाल देते हैं, कीमा भी फिलिंग होती है, इसके कबाब भी फिलिंग्स होते हैं। अच्छा। सब तरीके के होते हैं। वाह भाई, और सबसे बड़ी मज़े की बात है कि आप वही रेसिपी शेयर कर रही हैं जी, हमारे बिल्कुल। व्यूवर्स के साथ। कोई ख़ास वजह, मतलब जो आपका मोस्ट नहीं, सेलिंग सबको पता प्रोडक्ट है? चले। अच्छा, आप दिखाना चाह रही हैं कि जी। सबको पता चले, और ये आपका मतलब जो बहुत पसंद किया जाने वाला प्रोडक्ट है जी, जिसका- वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा जी भाई, ये दूसरी कंटेस्टेंट हैं जो अपना जो एक मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है उसकी रेसिपी शेयर करिए। नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि कोई बताता नहीं है जी, कोई अपनी नहीं रेसिपी। लेकिन बड़ी मज़े की बात कि आप ही की तरह एक होम शेफ़ यहाँ पर आई, और जब उन्होंने कहा कि ये मेरा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और मैं शेयर कर रही हूँ रेसिपी, मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हर हाथ का जायका अलग है। जी, वो जो तो है। मेरे हाथ में है वो दूसरा बनाएगा तो उसके पास वो जायका नहीं आएगा, तो उसको ऑर्डर ही करना पड़ेगा फूड पांडा से मेरे बिजनेस पे जो भी उनका। जी। अच्छा, नाम बता दें। मेरा नाम खतीजा है। नहीं, आपका उसका सारा पेज- कुजीन। सारा कुजीन। जी। ठीक है, सारा कुजीन आपका फूड नाम पांडा है पे, फूड जी। पांडा पे, जो आप फूड बिजनेस रन कर रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, सारा कुजीन। और ये आपका तो नाम वैसे सारा नहीं है, आपका तो नाम मेरी मम्मा खतीजा का नाम सारा है। अच्छा, आपकी मम्मा का नाम है, जी। तो आपने अपनी मम्मा के नाम पे रखा? जी, मम्मा पे नाम। कोई खास वजह, मतलब कोई क्या कहानी है इसके पीछे? नहीं। कोई ऐसे कोई टची इमोशन है, क्या चीज़ है कोई? बस मम्मा के नाम पे रख दिया। बस मम्मा के नाम पे? ख्याल आया और हमने रख दिया। अच्छा, चले आप फूड बनाना शुरू करें। ये बिल्कुल। फूड बनाना शुरू करें और बताएं कि क्या करेंगी आप, क्या इसका प्रोसेस क्या है? पहले तो हम आई थिंक चिकन मैरिनेट कर लेंगे। ठीक है। इसको हम अच्छा, अभी आप चिकन मैरिनेट मैरिनेट करूंगी, जी, बिल्कुल। और इसमें आप क्या क्या शामिल कर रही हैं? कौन इसमें कौन से सबसे ingredients बेसिक मसाले रखे हैं हमने। हैं? नमक है, लाल मिर्ची है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली अच्छा। फ्लेक्स और ये गार्लिक है। अच्छा, ये जो जीरा पाउडर है और धनिया पाउडर आपने जी, धनिया बोला, पाउडर है। ये नॉर्मल है या इसको रोस्ट करके क्रश किया गया है? नॉर्मल ही है, बट अगर आप रोस्ट करें तो फ्लेवर अच्छा, ज़्यादा आता है। ठीक है, सही है। तो आप यही रेसिपी सेम बिल्कुल सेल भी सेम, करती हैं जी। आप? चले, मैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी, और मुझे यकीन है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं देखने वाले, वो भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये मेरे ख्याल में अफ्तार में भी हम खा सकते हैं जी, और बिल्कुल। सहरी में भी खा सकते हैं जी, हम लोग। बिल्कुल। मतलब अफ्तार और सहरी दोनों टाइम पे हम इसको खा सकते हैं। जी अच्छा, अभी आपने रेड चिली पाउडर जी, ऐड मैंने किया पहले इसमें। नमक डाला, इसमें रेड चिली पाउडर डाली, ठीक है, और सही। अब ये थोड़ा ये क्यूमन पाउडर आप ऐड कर रही क्यूमिन हैं? पाउडर है, सही। ये कोरिएंडर पाउडर है, ठीक है, थोड़ी सी ये गार्लिक पेस्ट। सही, ठीक है। अच्छा, आप क्रेप भी खुद ही बनाएंगी? खुद ही बनाऊंगी मैं अभी। वाह, ज़बरदस्त। क्योंकि क्रेप बनाना और इसका एक जो परफेक्ट एक रिजल्ट होता है ना, उसको अचीव करना एक बड़ा काम होता है, जी, क्योंकि बिल्कुल। इसकी बड़ी थिन सी लेयर होती है, बहुत थिन सी लेयर बहुत। होती है, और वो टूटने का काफ़ी। टूटने का। और जब हम उसको फ्राई पैन पर डालते हैं तो इवनली स्प्रेड होना चाहिए। तो आप ये मुझे ये बताएं खतीजा, कि जब आपको ऑर्डर आता है फूड पांडा से और वो आपको जैसे तंदूरी क्रेप का ऑर्डर देते हैं, तो फिर आप कितनी जल्दी आपको बनाना होता है? बिल्कुल और 10 मिनट से भी कम होते हैं हमारे पास। 10 मिनट से कम टाइम जी, होता बिल्कुल। है? अच्छा, तो फिर आप ये उसी टाइम सारा जो भी आपकी मिक्सिंग वगैरह जी, है, बिल्कुल। बैटर आपका रेडी करना क्रेप के लिए, और जो चिकन होती है सारा उसी टाइम आप कुक कर रही होती उसी है, उस वक्त। टाइम आप क्रेप्स वगैरह बनाती हैं? जी, फ्रेश बनता है सब। क्रेप जब जैसे ही ऑर्डर आता है उसी वक्त ही सब प्रिपेयर होता है। ये बहुत अच्छी बात है होम शेफ़ की। और होम शेफ़ असल में देखिए, ये प्रोग्राम है भी इस तरह का कि आप लोगों को घर के बने हुए खाने मिलें, क्योंकि जब घर में खाने बनते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि वो कम क्वांटिटी में बनते हैं, इतने ज़्यादा बल्क में नहीं बनाते और ना बना के रख सकते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे फ्रेश खाना बन रहा होता है। कुछ घरों में तो 2 टाइम ताज़ा खाना बनता है और कहीं पे 1 टाइम ही बनता है। तो ये फूड पांडा का जो होम शेफ़ प्रोग्राम है, इसका मकसद ही यही है कि आपको रोज़ाना की तरह एक ताज़ा और साफ़ सुथरा खाना मिले, और इसके साथ ही आपको एक घर का जायका मिले इसमें। अच्छा खतीजा, मुझे आप ये बताएं कि वैसे आपने कुकिंग किस एज से स्टार्ट की? कुकिंग आपने इसको पकाना है अभी, क्या करना है मैं मुझे बता पकाने दें। रखना है इसमें। अच्छा, चूल्हा ऑन कर दूं मैं फिर? जी, आप कर दें। अच्छा, कुकिंग मैंने काफ़ी
यंग एज से एक शौक चला था, रमज़ान में एक दिन सहरी बनाने का। अच्छा, और उस रमज़ान दिन में? ऑमलेट बनाने निकली थी मैं। आधा अच्छा, घंटा अच्छा। लगा था मुझे। आधा घंटा? एक जी, मिनट रुकिएगा जरा, डाल एक दो। मिनट रुकिएगा। ठीक है। आधा घंटा आपको लगा था ऑमलेट बनाने में? जी, वो मैंने छोटा छोटा बारीक बारीक काटा था। अच्छा 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 अच्छा, सही। बस तो आप क्या अफ्तार उसमें सहरी में बना रही थी अपने लिए? ऐसे ही जो जागते हैं ना हम, इफ्तारी के बाद सहरी तक पूरा फुल हाँ, टाइम हाँ, जाग हाँ। रहते हैं। अच्छा, तो उस वक्त अच्छा। बस शौक चला था। सही सही। इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। और जब ऑयल की बात होती है तो डालडा से बेहतरीन कुकिंग ऑयल कौन सा हो सकता है? क्योंकि डालडा आपको पता है कि 80 सालों से भी ज़्यादा आपको वही क्वालिटी दे रहा है जो पहले थी, और आज भी उसकी वही क्वालिटी है। उसने कभी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और 80 सालों से भी ज़्यादा माओं का भरोसा जीतता आया है। चलें आप, सही है। चिकन आपने ऐड कर दिया? चिकन ऐड कर दिया इसको। ठीक है। अच्छा, अभी आप इसको पकाएंगे, कितनी देर तक पकाएंगे? हमारे इसको आराम व्यूअर्स को से बता दें। 10 से 15 मिनट बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे इसको हम। सही। और ये डन है, फिर इसके बाद आप क्रेप्स बनाएंगे? जी बिल्कुल, उसका बैटर बनाएंगे और ठीक उसके है। अंदर बनाएंगे। चलें, सही है। आप अपनी रेसिपी बनाएं, ठीक है, और अपना क्रेप्स वगैरह का जो बैटर है वो भी आप बनाएं और आप परेशान ना हो। हम ब्रेक ले रहे हैं एक छोटा सा, लेकिन हम वापस आएंगे। खतीजा आपको बताएंगी कि किस तरीके से उन्होंने क्रेप बैटर रेडी किया है, क्रेप किस तरीके से बनाए हैं। तो आप इसको खतीजा देखती भी जाएं, ठीक है। तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, और परेशान ना हो, टेंशन ना लें। टेंशन लेने का नहीं और ना ही देने का, क्योंकि अगर देंगे तो मुड़ के वापस आपके पास ही आएगा। बस हम यूं गए और यूं रहें। देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक। और हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जैसा कि रेसिपीज़ तो हम आपके साथ शेयर कर ही रहे हैं, लेकिन हमने ये भी कहा था आपसे कि हम आपकी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। और उसके लिए हमारे साथ यहाँ पे हैं एक ज़बरदस्त से हेल्थ एक्सपर्ट जो डेली आपके साथ अपनी हेल्थ टिप्स शेयर करते हैं। और यकीनन ये रमज़ान आपका बहुत ही अच्छा गुजरेगा अगर आप उन हेल्थ टिप्स को सही तरह से अपनी लाइफ में आप अप्लाई करें, और इससे आप और हम सब एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि हमें करना भी चाहिए। तो पूरे माह रमज़ान डॉक्टर हमारे साथ होंगे, तो भाई भरपूर तरीके से उनकी टिप्स का फ़ायदा उठाएं। और अगर आपको जानना भी चाहते हैं, कोई आपके सवालात हों, तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं, अपना सवाल लिखें, तो इंशाल्लाह वो सवाल मैं ज़रूर डॉक्टर से पूछूंगी और आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती, मुझे पता है आप लोगों को बहुत इंतज़ार है, आप जानना चाह रहे हैं कि आज की कौन सी हेल्थ टिप है। तो मैं वेलकम कर लेती हूँ अपने ज़बरदस्त से, स्मार्ट, हैंडसम से डॉक्टर वजाहत को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, एकदम से आपने खांसना शुरू कर दिया? आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है कि मेरी जो सेहत है ना वो मजीद अच्छी हो गई है। अच्छी हो गई? अच्छा, मैंने कहा पता नहीं पूछ लूं। आपने बहुत अच्छी तरह तारीफ की, और वाकई किससे पता चलता है कि मैं हैंडसम भी चला। नहीं, वाकई में है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आपको देख के पता चलता है आप अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। और यही बात है कि जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं वो हमारे शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, आपके सेगमेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है कि पता चलता है कि जब ये इतने स्मार्ट, हैंडसम, फिट हैं, अपने आप को इतना अच्छा रखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है उनको यकीन है इस बात कि जो आप हेल्थ टिप्स शेयर कर रहे हैं, तो वो जब उसको उस पर अमल करेंगे तो वो उनके भी काम आएंगे, उनकी सेहत अच्छी वो कहते होगी। थे कि बात वो की जाए जिसकी जो है वेट हो, आपके अंदर भी वो चीज़ नज़र आती हो। बिल्कुल, तो ऐसे बीइंग अ ही। डॉक्टर और एज अ होस्ट मैं यही कहता हूँ कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट योर लुक्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ दिखने की हद तक ही आप अच्छे लगते हैं, आपकी अंदरूनी जो सेहत है, जी, जो जी। आपकी फिटनेस है, जो आप एक्टिव फील करते हैं, उसका जो मज़ा है, अगर आपको वो मज़ा आना शुरू हो गया बीइंग अ हेल्दी पर्सन, तो फिर आप कभी भी जो है वो फिटनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अच्छा वजाहत, मेरा एक सवाल है, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ऐसे बड़े नशों के बारे में तो हमने बहुत सुना है, पता भी है हमें, लेकिन आजकल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे छोटे छोटे भी नशे हैं कि जिन्होंने अपनी एक जगह बना ली है माशरे में, और कुछ हैं जिनके जो सामने नहीं आते,
कुछ तो हैं जो हमें पता है सामने आते हैं। बिल्कुल। तो जो लोग उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे फिर माह रमज़ान में, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया फिर लोगों में चिड़चिड़ापन सा आता है या कोई अजीब सी उनकी तबीयत हो जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब वो ओवरऑल फिर उनका रमज़ान किस तरह वो गुजारे या कैसा गुजरता है उनका रमज़ान, और वो किस तरीके से निजात पा सकते हैं इससे? ये बड़ा अच्छा एक कंसर्न कहूँगा, बल्कि हमारा जो माशरा है इसमें बड़े नशे तो हमें पता है कि नहीं करने, जिसमें फैमिली में भी बड़ा सख्ती होती है, गुनाह भी समझा जाता है, तो इसकी वजह से हम ऑलरेडी दूर होते हैं। लेकिन आजकल जो ये छोटे नशे घुस गए लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से हमारे नौजवान तबका ख़ास तौर पर जिनका बेड़ा खरक हो रहा है, जैसे कि आप बैठे बैठे वो एक ख़ास मुंह में आप दबा के बैठ जाते हैं गुटखा, जी जी, वो पूरे दिन आप खाते रहते हैं, मुंह में आपकी दबा हुआ सुबह उठते ही। इसी तरह नस्वार है या इस किस्म की और चीज़ें हैं, सिगरेट्स हैं, स्पेशली अगर आप निकोटीन की बात करें तो आप सुबह उठते हैं और आपको क्रेविंग होती है कि आप सिगरेट पी। सोचें ज़रा कितना बड़ा ये डिज़ास्टर है कि आपको अच्छा नाश्ता करने के बजाय आपको निकोटीन की कमी हो रही होती है और उसकी क्रेविंग होती है कि आप मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट ना करें, पहले आप अपना वो जो एक निकोटीन है उसको आप अपना मतलब सेहत, जिसको हम आई ओपनर के तौर पे कहते हैं कि आपकी आंखें खुली और आपने सिगरेट की तरफ गए। और उसके साथ साथ और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि नस्वार भी एक चीज़ होती है जो हमारे जो लोग हैं इनको पता होगा। ये लोग इन चीज़ों को जो है ना ये नशा समझते नहीं, और इनके केमिकल्स जो हैं आपकी बॉडी में हर वक्त रहते हैं। और जब वो नहीं रहते तो फिर क्या होता है, आपको उसका विड्रॉल होता है, आपको उसका तोड़ होता है। अब जब रमज़ान में आप ये नहीं करते तो आपकी बॉडी में प्रॉपर विड्रॉल होता है, जिसमें चिड़चिड़ापन है, आपको गुस्सा आ जाना है, ख़ास तौर पे आपकी तेज़ी जो है वो वक्ती तौर पे आपकी तेज़ी में कमी आ जाती है। ठीक, यहाँ तक कि हमारा पेट भी ख़राब होता है, लोगों को इस बात पे यकीन नहीं आता। मतलब ये यूज़ करने से जो यूज़ करने से एक आदत बन जाती है कि आप वो यूज़ करते हैं तो फिर आप बाथरूम जाते हैं। ठीक, ये एक बहुत बड़ी मिथ भी है और समहाउ रियलिटी भी है। ठीक है, जब आप वो चीज़ें ले लेते हैं तो आपको लगता है कि हाँ अब मुझे बाथरूम जाना चाहिए क्योंकि मेरा पेट साफ़ हो गया है, और जब आप नहीं कर लेते तो फिर आपका पेट ख़राब होता है। अब सोचें आप कि हमारे नौजवान तबका पेट को ठीक करने के लिए नशा लेते हैं, ना कि दवाई लें, और इनकी सदियों से चलता आ रहा है। और वो जिस तरह डॉक्टर वजाहत आप बहुत जोर देते हैं इस बात पे कि हमें रूटीन अच्छी रखनी चाहिए, हम नींद पूरी करें, हम एक्सरसाइज करें या वॉक करें तो हम ओवरऑल फिट रहेंगे। तो अगर वो इस चीज़ों को अपनी एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फिर मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो छोटे नशे हैं वो ले रहे हैं, या इवन शायद मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े। हाँ, ऐसा है, क्योंकि देखो आप छोटे ये स्मॉल ग्रेटिफिकेशन होते हैं, जो ये देखिए जो चीज़ें होती हैं छोटे मज़े हैं, ये वक्त आपने लिया, आपको अच्छा लगा और आपने फिर अगली डोज तक के लिए इंतज़ार किया, फिर आपका वो केमिकल नीचे गया, आपने दोबारा ले लिया। अच्छा, अब यही केमिकल्स जो हैं जो यकीन करें आपके एक्सरसाइज करने से निकलते हैं, जिसको हम एंडोर्फिन कहते हैं, सेरोटोनिन कहते हैं, डोपामीन कहते हैं, ये वो 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो हैप्पी केमिकल्स हैं। और जब आप रेगुलर, ज़्यादा भी नहीं, आधा घंटा भी आप वॉक करते हैं अच्छे टाइम पे खाली पेट, तो केमिकल्स बाहर आते हैं और वही फीलिंग्स आपको देते हैं जो कि आप कहीं ना कहीं सो कॉल्ड नशे में ढूंढ रहे होते हैं। तो ये अब समझ आ जाए, हम जो यहाँ पे बैठ के बताना चाहते हैं लोगों को, दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टॉप योर एडिक्शन, क्योंकि खासकर रमज़ान में तो वैसे हम मोटिवेटेड होते हैं, बिल्कुल ऐसे चीज़ें हमारी तब्दील हो रही होती है, हम कहते हैं नहीं यार हमें सवाब मिलेगा, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो आसान हो सकती है अगर हम उसको नज़र-ए-सानी करें। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर अब ये भी लोग हैं कि अब परसों मेरा एक जानने वाले हैं, वो मिले मुझे, मैंने कहा हाँ भाई रोज़े रखोगे? कहते हैं मैं रखना तो चाहता हूँ, रख नहीं पाता। अच्छा। क्योंकि मैं एक ख़ास वो चीज़ लेता हूँ जो अगर नहीं लेता तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। मतलब तबीयत इतनी उनकी ख़राब हो जाती है कि वो उसकी वजह से रोज़े नहीं रख पाते। बिल्कुल, उनके दिमाग में ये बात है और होती भी है जिसमें दर्द होता है। अच्छा, और फिर मेरा ख्याल में जो रोज़े रख रहे हैं अगर मतलब ये इस्तेमाल करते हुए भी, तो वो फिर मेरा तो ख्याल है अफ्तार जैसे होता होगा तो वो मतलब यूज़ करते होंगे अपने आप को एक सुकून देने के लिए। बिल्कुल, अगर आप लोगों से पूछें तो ऐसे भी हमारा नौजवान तबका है जो खजूर खाते ही वो अपने केमिकल्स को लेता है कि मैं पहले ये रोज़ा खोल के अपना नशा ले लूँ छोटा सा, और उसके बाद जो है मैं बाकी अफ्तारी करता हूँ। तो हमें ये चाहिए कि रमज़ान का बेसिकली मतलब ये है कि अपनी नर्स को काबू करें। पहला तो काम यही है कि हम अपनी उन चीज़ों को रोकें जो हमारे अंदर टेम्प्ट हो रही होती। दूसरी बात ये है कि तब्दीली कैसे लेकर आएँ कोई अच्छी।
30 दिन आप कौन सी ऐसी प्रैक्टिस करें कि आप 31st डे पे जब आप ईद के बाद जाएं तो लाइफ के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन तो हो। बिल्कुल ऐसे तो बड़ा अच्छा टाइम है अपनी चाय को कम कर लें, बड़ा अच्छा टाइम है अपने नशे को कम कर लें। अब मैं ये नहीं कहता कि आप ये छोटे मोटे नशे अचानक ही खत्म कर दें, जज्बाती हो थोड़ा जाएं। करके कम करें ताकि आप कर भी सकें उसको। और जैसे आपने कहा कि रमज़ान का महीना एक तो इतना बाबरकत महीना है और ये कितना खूबसूरत महीना बनाया गया, जिस तरीके से हम एक हमारे क्या बोलते हैं सहरी करते हैं, खाली पेट होता है, एक सब्र हमें हमारे अंदर एक होता है। और अगर उस टाइम पे हम चाहें तो बहुत सी इस तरह की अपनी आदत को हम ख़त्म कर सकते हैं, जो कि सही नहीं है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नमाज हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हम नमाज जब पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू में हमें थोड़ी मुश्किल होती है, ऐसे ही 2-4 दिन हमें दर्द होता है। मेरे पास पेशेंट्स भी आते हैं कि डॉक्टर साहब बड़े दिनों के बाद नमाज पढ़ी, पैरों में दर्द है, तो हम उनको चलो में मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। बट मैं अमूमन कहता हूँ कि एक्सरसाइज जब हम करते हैं, जिम जाते हैं, जब शुरू में दर्द होता है ना, बहुत होता है, मसल स्ट्रेच हो रहा होता है, आपकी हिम्मत जवाब दे रही होती है, तो आफ्टर 3-4 डेज एक्चुअली यू फील कि अब मैं एक्सरसाइज कर सकता हूँ। इसी तरह नमाज की जो रकात हैं, दूसरा ये है कि खाने पे कंट्रोल बड़ा खूबसूरत हो जाता है, बहुत वाकई है ना। अब आप सोचें कि आपको एक चीज़ आपके सामने रखी है और आपने इसको मगरिब के बाद खाना है, तो अभी मैं नहीं खा सकता, तो ये जो कंट्रोल है आपके आफ्टर ईद भी बड़े मज़े से चीज़ों को रोक सकते हैं कि नहीं यार मैंने अभी बहुत खाया हुआ है, अभी मैं नहीं खाऊंगा, मेरा स्टमक जो है वो फुल है, मैं इसको शाम की जो हाई टी है या रात के खाने में खाऊंगा। बिल्कुल। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं, हम तो बगैर सोचे समझे खाते हैं। देखिए आपसे ये सारी बातें करने का मकसद ही यही है कि आपको हम गाइड कर सकें, ताकि हम यही चाहते हैं कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारें, ना कि सिर्फ आप बल्कि मैं भी, क्योंकि मुझे बहुत जब ये अपनी हेल्थ टिप शेयर करते हैं तो मैं उसको लाजमी अपने जहन में रख लेती हूँ मैं, और मेरी कोशिश है कि मैं अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करूँ। और अब हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या करें, ब्रेक लेना मजबूरी है हमारी, आप कहीं जाइएगा नहीं। कीप वॉचिंग होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं, लेकिन आज कुछ नया है, कुछ ख़ास है हमारे शो पे। और वो ख़ास क्या है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हमारी कोशिश है कि हम अपने शो को आपके लिए मज़ीद अच्छा से अच्छा करें और आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकें, तो उसी चीज़ को सोचते हुए आज हमने कुछ नया करने की कोशिश की है। और यकीनन जब आप लोग भी देखेंगे तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे और हमारे सेगमेंट को बहुत पसंद करेंगे। तो आज जो हमारे शो पे आके हमारे शो को चार चांद लगाने वाली हैं, हमारी शो की रौनक बढ़ाने वाली हैं, वो बहुत ही आला तालीम याफ्ता और देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं, और हमारी इंडस्ट्री की वो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने कम टाइम में ख़ुद को मनवाया और सबके दिलों में एक जगह बना ली, सबके दिलों में एक मोहब्बत पैदा की और एक जगह बनाई उन्होंने। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है कि जब एक सेलिब्रिटी जब बहुत क्या कहते हैं जवाब, जब वो बहुत ऊपर चला जाता है ना ऊंचाइयों पे, हाइप पे होता है या फिर जोबन पे, बिल्कुल, तो जो उसका एक इखलाक होता है ना, वो बहुत अहमियत रखता है। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, इखलाक होना ज़रूरी है। आपकी जो खुश मिजाजी है इसी से पता चलता है। और जो आज हमारी सेलिब्रिटी है उसकी सबसे अच्छी चीज़ यही है कि वो हमेशा से मुस्कुराती रहती हैं और हमेशा से पॉजिटिव रहती हैं। तो मेरा ख्याल से बुला लिया जाए, मतलब लोग बोलेंगे है कौन, बुला लेते हैं आप, फिर बुलाएं कौन है जरा जनाब। बताएं। तो फिर हम अपने स्टेज पे बुला रहे हैं, बहुत हमारी पाकिस्तान की अच्छा नाम और खूबसूरत काम कर रही है, तो आती हैं आज यशमा गिल। वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन, रमजान मुबारक हो आप दोनों को, बहुत बहुत आप लोग बहुत अच्छी लगी हैं माशाल्लाह, आप भी बहुत जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बैठ जाए प्लीज, बैठ के बातें करें। मैं आई थिंक यहाँ बैठ जाती हूँ ताकि मैं आप दोनों के बीच में आप दोनों से गुफ्तगू कर सकूं। बिल्कुल जनाब। और यशमा बताएं आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह अभी तक बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस मुझ में ज़्यादा आ रहा है। मैं सुन रही थी पहले आप लोगों के पीछे से बातें वजाहत जी की, कि बता रहे थे कि इसमें इस महीने में स्पेशली जो है लोगों की जो हैबिट्स हैं उनमें कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है, पेशेंस ज़्यादा आ जाता है। तो वो चीज़ मैं भी अपने ऊपर बड़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आई होप कि रमज़ान ख़त्म होने के बाद जो आपने बात की कि ईद के बाद भी हम लोग खाने पर कंट्रोल रख सकें। नहीं, वैसे आपका देख के ही पता लग रहा है माशाल्लाह इतनी स्मार्ट हैं आप,
और माशाल्लाह जो आपका फेस है, आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है, बल्कि थोड़ी सी आप हमारे साथ भी शेयर करते हैं। रमजान ग्लो है, रमजान में वैसे ही आप इबादत कर करके ना नूर आ जाता है थोड़ा। अच्छा, तो ये कोई क्रेडिट लेना नहीं चाह रही कि मैं भी कुछ करती हूँ, कहती रमजान का सारा नूर है। नहीं दरअसल ये बताना नहीं चाह रही, नहीं तो मैंने कहा चले मुझे पता चलेगा तो मैं अपनी आई थिंक वैसे नॉर्मली लोगों का शायद हो सकता है रमजान में पानी का इंटेक कम होता हो, लेकिन मेरा ज्यादा हो जाता है कि मैं सुबह ना इतना पी लेती हूँ कि मुझे पूरे दिन प्यास ना लगे, फिर मैं इफ्तारी से लेकर सहरी तक इतना पीती रहती हूँ। सो आई थिंक मेरा एक वो जो है ना डिफरेंस आ जाता है कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मंथ। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ शी इज राइट, कि कुछ लोग क्या कहते हैं अपने रोजे को अच्छा बनाने के लिए, खूबसूरती से एक दिन गुजारने के लिए एहतियात ज्यादा करते हैं। वो चीज चेहरे पे फिर नजर भी आती है, देख लें आप कि खुश भी है और एनर्जी भी है ना, सबसे बड़ी बात इतनी ज्यादा है। और वही बात कि रमजान में, क्योंकि माशाल्लाह ये एक सेलिब्रिटी हैं और इनका काम रमजान में भी चल रहा होता है, रोजे के हालत में भी आप लोग काम कर रहे होते हैं, तो आप जरा बताएं कितनी एनर्जी भाई कैसे आप क्या खाती हैं, जो अभी भी आप लगी हुई है बोल रही हैं, जो आपकी स्पीड है ना फरारी की तरह। वैसे मैं ऑनेस्टली सुबह सहरी के टाइम पे मैं अपने आप को इतना ज़्यादा फुल नहीं करती हूँ, बिकॉज उसके बाद फिर फौरन सोना होता है, क्योंकि हमारा 10 बजे का कॉल टाइम होता है, तो मैं उठना अफोर्ड नहीं कर सकती कि फिर पूरा दिन काम पे जो है वो आप थक जाते हो। तो मैं सुबह के टाइम सिर्फ मैं रात को दलिया भिगो के उसके अंदर डेट्स डाल के दूध में वो मैं रख देती हूँ, मैं सुबह में वही खाती हूँ, तो वो आई थिंक पूरा दिन मुझे थोड़ा फ्रेश भी रखता है। और ये के साथ में कभी लस्सी पी लेती हूँ। अच्छा, मैं चाय बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, काफी लोग चाय मैंने सुना है वो पीते हैं, लेकिन उससे मुझे एटलीस्ट प्यास लगती है, उसके बाद बहुत ज्यादा। याद है ना बात की थी, कैफीन और चाय जो है ये बॉडी के जो पानी है उसको सक कर लेता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है और फिर आपका जो पानी बॉडी का है वो भी निकल जाता है। तो एंड आई थिंक ऑयली चीजें भी सुबह के टाइम पे नहीं खानी चाहिए, बिकॉज आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम, तो पूरा दिन वो एसिडिटी होती रहती है, तो उसकी वजह से मजीद प्यास लगती है। सो आई थिंक आप जितना क्लीन खाओ ना सहरी में उतना बेहतर होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि अपने आप को बहुत ज्यादा खिला दो कि पूरा दिन भूख ना लगे, देयर इज ओनली सो मच योर बॉडी कैन टेक एट वंस। तो आप जितना ज्यादा एक साथ अपनी मसल को दोगे वो मसल इतना सही लेगा, बाकी सारा बॉडी में जो है माल फंक्शन करेगा। लो जी, अब तो देखें एक और एक्सपर्ट आ गई है, एक और एक्सपर्ट आ गई है, और वही मैं कह रही हूँ। चले जनाब। और मुझे ऐसा लगता है जो आज के व्यूअर्स है ना, आज तो खैर बहुत खुश होंगे, क्योंकि साथ में उनको बहुत सारी हेल्थ टिप्स भी मिलने लगी, उनका रमजान और भी अच्छा गुजरेगा। छोड़ टिप्स को छोड़े, अब हम इससे इनकी बातें पूछते हैं ना। एक तो ये बात कि अच्छा यशमा मुझे ये बताएं कि सच पहला रोजा कौन सी एज में रखा था, वो कैसा एक्सपीरियंस था? मुझे एग्जैक्ट एज याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है कि जब मैं छोटी होती थी ना, तो मामा, आई थिंक काफ़ी लोगों के घरों में ये होता होगा, आप शायद रिलेट कर सकें इस चीज़ पर, कि जब हम छोटे होते थे हमें रोज़ा रखने का बहुत शौक होता था मुझे और मेरे भाई को, और मामा को होता था कि इतने छोटे हैं, इन्होंने स्कूल भी जाना है, तो मैं तो हमसे झूठ बोलती थी कि छोटे बच्चे जो है ना वो कच्चा रोज़ा रख सकते हैं जो लंच में खुल जाता है, लंच ब्रेक में। तो हम स्कूल जाते थे, हम लंच ब्रेक में अपना रोज़ा खोलते। तो इस तरह से बहुत सारे रोज़े बचपन में हुए, बट आई थिंक प्रॉपर मैंने रखा था जिसपे रोज़ा खुशाई होती है, शाही हुई हो। हाँ, मुझे गिफ्ट नहीं मिले आज तक। आई थिंक इफ माय पेरेंट्स आर वाचिंग दिस देन इट इज स्टिल ड्यू। चलो इनको हम गिफ्ट देंगे क्योंकि इनका गिफ्ट जो है वो ड्यू था। रोज़ा खुशाई नहीं हुई, बट आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 12, जब मैं ग्रेड 6 में थी, तो तब मैंने प्रॉपर्ली फिर कंप्लीट मुझे समझ में आ गया था कि ये मगरिब तक का रोज़ा, हाँ, कि भाई मतलब ये लंच में नहीं खुलता, ये मगरिब तक रखना है, तो तब से मैंने रखना शुरू किया। तो कैसा था, हो गया था, कुछ याद है? मुझे एक याद है रोज़ा जो मैं आज तक जिसके लिए बहुत गिल्टी फील करती हूँ, बड़ा तौबा भी करती हूँ, जो मैंने तोड़ा था। मुझे बहुत भूख लग रही थी, एंड आई थिंक माय मॉम डजंट नो अबाउट दिस, शी इज वाचिंग प्रोबेबली, यू नो, आज उनको पता चलेगा। हम लोग 2 पोर्शन वाले घर में रहते थे, डबल स्टोरी, तो मैं नीचे ना कीमा आलू बना हुआ था, और कीमा आलू मेरी कमजोरी है, और वो खुशबू आ रही होगी, और मुझे ना इतनी भूख लग रही थी, और मैं कही थी हाय अल्लाह मियां अल्लाह। अब मम्मा की ना वो बात है आधा रोजा वाली, मैंने कहा चलो आधा रोजा तो हो गया है ना, इसलिए मैं हालांकि मैं पूरे रख रही थी। और मैंने ना, मुझे याद है कि वो एक गत्ते का डब्बा सा, लाइक डब्बा नहीं था, किसी चीज में ना कोई टॉय आया हुआ था मेरी छोटी बहन का, मैंने उसके अंदर आलू कीमा चोरी करके डाला, ऐसे मम्मा को शो किया, मैं उसके लिए अरूबा के लिए गिफ्ट लेके जा रही हूँ, मैंने ऊपर तंग आ गई। अच्छा, तो नहीं आप बहुत गलत बात बता रही है। अभी अगर यशमा की वालदा देखें तो देखें, आज आपको पता चला कि इन्होंने क्या किया था। आलू कीमा ना बनाए घर में रमजानों में, प्लीज कीमे को छुपा के रखें। दूसरा ये कि अच्छा कीमा खा लिया, पेट तो भर गया, उसके बाद गिल्ट हुआ? बहुत आज तक होता है, मुझे बता रही हूँ, देखिए कन्फेशन की है मैंने, अच्छा, ये पक्का दिल से कन्फेशन। उसके बाद ही मैं खाने का दिन सोची थी अल्लाह मैंने क्या किया, मुझे याद है मैंने रात को डिनर स्किप किया था, कुछ अल्लाह से बोली थी चले मैं अल्लाह थोड़ी देर और अपने आप को ना वो खाने को दे देती हूँ, आवर्स यहाँ पे पूरे कर। वाह भाई, वहाँ के घंटे इधर लगा दे, चले, ये बचपन की खूबसूरती यही है, खूबसूरती है, कुछ यादें हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं मैं पूछूं? मुझे उसी से रिलेटेड एक सवाल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि आज के दौर में आप रोजा रखती हो तो सबसे ज्यादा आपको रोजे में क्या
लगता है? खाना पीना कोई खास क्रेविंग होने लगती है? यार काम पे ज़्यादा प्यास लगती है, एंड स्पेशली अगर मैं कोई ऐसा ड्रामा कर रही हूँ ना जिसमें मेरे रोने के सीन्स बहुत हो, तो आप जब डिहाइड्रेटेड हो तो वो आंसू नहीं आते, आप कुछ भी लगा लो आंखों पानी में, होते ही नहीं ना बॉडी तो में। फिर ना मैं उस चीज़ पे मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे काम के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा एक हो रहा है। लेकिन मैं लम्हे से बोलती हूँ कि मुझे, एंड यू नो आई किड यू नॉट, मैंने जितने ड्रामे आज तक रमज़ान में किया ना, वो करते हुए ऐसा लग रहा होता है कि हम लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं क्या एंड पे आएगा, लेकिन उनकी वो अल्लाह मियां की तरफ से कुछ बरकतें आई थिंक उनमें ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा हिट हुए हैं, मतलब उनकी ज़्यादा वो देखे गए। जाहिर सी बात है, आप रोजा रख के कुछ कर रहे हैं, बरकत तो उसकी होगी, बरकत तो और होगी, हमारा ईमान लाजमी इसमें होगी। है भी। बिल्कुल, तो अच्छा, खाने पीने का कुछ तलब ज्यादा होती नहीं, है? मुझे खाने की नहीं होती, मुझे मुझे पानी की पानी की होती है। हाँ, मुझे खाने की, मैं खाने की क्रेविंग्स बर्दाश्त करती हूँ। अच्छा अच्छा, अगर कभी हो भी तो मीठे की, तो ज़्यादा वो शुगर आप बॉडी के अंदर वैसे भी हैव अ स्वीट टूथ। अच्छा यशमा, ये बताएं, अब जिस तरह जब रमज़ान आते हैं तो हर घर में इसको बड़े एक नए नए तरीक़ों से इसका एहतमाम किया जाता है, आपके घर में किस तरीके से इसका इस्तकबाल किया जाता है इस माह जब का? मामा थी तब तो प्रॉपर्ली पूरी जो है ग्रोसरी आती थी और एक वो पूरा एक रमज़ान प्लानर बनता था। अब इट्स बिन 2 years मैं अकेले रह रही हूँ, तो इनफैक्ट परसों हम लोग, मैं अभी रिसेंटली इस्लामाबाद गई हुई थी एक शूट के लिए, तो मैं वापस आई और अगले दिन था कि पता नहीं है या नहीं है, चांद भी लास्ट मिनट जो है वो पता चला, तो जो मेरी बेचारी जो मेरे जो हाउस हेल्प थी ना, वो कह रही थी घर पे कोई राशन नहीं है अब क्या, और मुझे ना उस टाइम में मामा इतनी याद आ रही, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं तो दूध और वही करती हूँ, उसने बेचारी ने भी वो कर लिया कॉम्प्रोमाइज। अब बिकॉज मैं अपनी नींद जो है, उसके बाद जब हम लोग शाम को उठे तो मैं भी बहुत थकी हुई थी और मेरे असिस्टेंट भी बहुत थके हुए थे, तो जो भी मेरे साथ इस्लामाबाद से वापस आए थे, तो आई रिमेंबर वो कह रहे थे कि मैंने कहा मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ ना इन लोगों के लिए खाने, तो वो आगे से बोलते कहते मुझे तो ऐसे लग रहा है मुझे सीबी पे वो जो डब्बे मिल रहे होते हैं ना बिरयानी के लोग, मुझे वो जाके लेने पड़ेंगे, हमारे घर में अभी कुछ भी हम लोग इतने ज्यादा जो है हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। बट ये है कि कल फिर रात को हमने प्रॉपर शॉपिंग वगैरह की है, तो अब आज से जो आमना है हमारी हाउस हेल्प, अब वो शी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो वैसे आप मिस तो करती होंगी अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा, ऑफ कोर्स, वो क्योंकि वो एक अलग ही मजा होता है, टेबल सजता है, सब मिलके साथ बैठे होते हैं। आई एम एक्सट्रीमली ब्लेस्ड टू हैव अ वेरी गुड हाउस हेल्प, वो बड़ा ख्याल रखती है। सुबह भी उसने हमें पराठा और दही चीनी के साथ दिया, तो वो, और वो खुद जो है पता नहीं दही और पकौड़े खा रही, तो मैंने कहा हमने तुम क्या कर रही हो, कहती सालन नहीं है मैं क्या करूँ, मैंने आज मैं सब ला दूंगी तुम लोग, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मेरे ऊपर है। तो फिर गुस्सा आता है रमजान में आपको? हाँ, ये सवाल भी अच्छा है। अच्छा नहीं, एक्चुअली नेचुरल, मैं मुझे वैसे भी गुस्सा कम आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत मुश्किल से गुस्सा आता है। अच्छा, एक बार आ जाए तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसको भेजना भी लेकिन रमजान में आई थिंक सभी अपने बेस्ट बिहेवियर पे होते हैं। हाँ, तो वो एनवायरनमेंट जो है आपकी, वो एक एक्शन का रिएक्शन होता है ना, तो आपके अराउंड भी कुछ ऐसी चीजें नहीं हो रही होती कि आपको बिल्कुल, ये तो है। खैर इंसान जो है थोड़ा सा वो स्पिरिचुअली अपने आप को ज्यादा हील अप कर रहा है। फैक्ट मैं ये चीज मैंने नोट, आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि नहीं, कि जब रमजान का महीना आता है ना, मतलब मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे भी हो ना जहाँ पे आपको ना पता चले कि रमजान हो गया है, आपको फिर भी ना एक वाइब डिफरेंट फील होगी, एक एनर्जी डिफरेंट होगी, वो एक पूरा ऐसे लगता है एक ऑरा डिफरेंट हो जाता है यूनिवर्स का, है ना, एक अजीब सा सुकून, एक पीस, ठहराव आ जाता है। यस यस, और ये बात है क्योंकि आपके अंदर होता है बेसिकली, इट्स वेरी इनसाइड आउट। अगर आपके अंदर से ये सारी चीजें आ रही है ना, तो आपको दुनिया में ये चीजें नजर आने भी लगती हैं। अच्छा, अफ्तारी में सारी काम मेड करते हैं या खुद भी कुछ काम? नहीं, जब मैं घर किचन में आप जाती हैं और क्या बनाती हैं? जब मैं घर पे होती हूँ मैं बिल्कुल करती हूँ, मुझे फ्रूट सैलेड बनाने का अपना खुद बड़ा शौक है कि मैं उसको खुद कंट्रोल लेके आऊँ। बट ये है कि मैं वो नॉर्मल इफ्तारी वाली चीजें नहीं करती हूँ, पकौड़े समोसे वो मोस्टली हाउस हेल्प भी करते हैं, अगर कभी पापा हो तो वो। मैं यूजुअली बहुत ही एक सिंपल इफ्तारी करती हूँ कि यार पहले हमारा रूटीन होता था, मम्मा ये चीज़ करती थी विच इज़ वेरी गुड, कि वो कहती थी कि रादर दिन कि हम ये तली हुई चीज़ें खाएं, वो डायरेक्ट डिनर बनाती थी। वो इफ्तारी में डेट्स खाओ, फ्रेश जूस पियो और डायरेक्ट डिनर करो, वरना ये सारी चीज़ें भी खा लो और फिर डिनर भी, और फिर रात को पापा भी बैठे होंगे गोलियां खाने के लिए, मेहंदी की गोलियां खाते रहते, एसिडिटी हो रही है, ये हो रहा है, वो ये ज्यादा अच्छा है खाना ही खा ले बंदा। तो अभी मेरी तो मोस्टली रमजान में सेट पे ही होती है इफ्तार, उसमें मैं एक टिक्का मंगवा लेती हूँ धुला हुआ और मैं सादा फ्रेश जूस पी लेती हूँ। अच्छा, बड़ा सादा सा इफ्तार होती है वैसे। हाँ, ये अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ है अगर आप घर पे हो तो दस्तरखान पे ना हो तो बस ये क्यों नहीं था? अच्छा, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद है इफ्तारी में करना, जो मैं रमज़ान में वेट करती हूँ, पता नहीं और लोग करते हैं या नहीं, आप शायद सुन के थोड़ा हो सकता है किसी को अजीब लगे, लेकिन मैं समोसा, फ्रूट चाट और केचप और दही मिक्स करके। या अल्लाह, एक सेकंड दोबारा से सुने सर आप लोग, फिर से बताएं जरा। ट्राई करें। फ्रूट सैलेड के अंदर अगर आप समोसे को तोड़ के डालो और फिर उसके ऊपर केचप डालो और थोड़ा सा दही डालो तो मिक्स करके बड़ा मजे का लगता है।
वैसे मतलब सुन वो के एक अच्छा अदर लग रहा सॉर्ट है। ऑफ कोई बहुत चार्ट मजे का है लगता है। जिसका नाम अभी हमने रखा नहीं है, लेकिन अब इसका नाम रख देंगे नहीं, कि कौन सा घोटाला चाट है। चाट। हाँ, घोटाला चाट। और ये बहुत सुन के ही मजे बहुत की अच्छा लग रहा है, इसका लगती है। टेस्ट वाकई में अच्छा होगा। बिल्कुल, Try देखना ट्राई करेंगे, पड़ेगा। आज आप ट्राई मैं ट्राई करूंगी जरूर। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं मुझे यशमा, आप जैसे ईद की जो शॉपिंग है आप क्या रमजान में करती हैं या पहले ही कर लेती हैं आप? वैसे ऑनेस्टली अब तो डायरेक्ट ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लेते हैं या अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ डिज़ाइनर्स भी खुद से भेज देते हैं चीज़ें, तो वहीं से हो जाती है। बट बचपन में मुझे याद है कि मुझे बहुत शौक होता था, पूरा रमज़ान में वेट करती थी बिकॉज हम लोग स्पेशली मामा के साथ मार्केट जाना, कपड़ा खरीदना, गोटे खरीदना, वो लेसे मैच करना, फिर टेलर को अपना नाप देना, फिर वो चीज़ें। अच्छा, उस टाइम पे तो मैं छोटी होती थी तो ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम नहीं था, मैगजीन्स में से मैं देखती थी डिज़ाइन, सही। तो वो टेलर को दिखाना कि मुझे इस तरह का चाहिए, तो मैं उन टाइम्स को बहुत याद अच्छा, मुझे एक चीज याद आई, एक बात याद आई, मैंने आप एक व्लॉग भी देखा था कि आप गई हैं, आपने कपड़ा खरीदा है, आपने खुद स्टिच किया है, 3000 में मैंने पूरा ईद का जोड़ा बनाया था, मुझे एग्जैक्टली याद और नहीं है। अच्छा खासा टाइम आपने लिया था। yes, yes, तो क्या yes, अभी भी yes, मतलब yes. आप करती है स्टिच या नहीं? अच्छा नहीं, मैंने वो पहली दफा जिंदगी में स्टिच किया था, वो मैंने इसमें ब्लॉग में बताया भी था कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। वो एक हमारा स्टाइलिस्ट भी है बड़ा अच्छा इंडस्ट्री का और डिजाइनर अली उनका नाम है, तो मैं उन्हीं की जो है उसमें गोदाम में गई थी और मैंने उसको बोला था, उनके अब्बू को बोला था कि जरा मुझे सिखा दे कुछ, मुझे ब्लॉग के लिए करना है। तो वो बड़ा 8 घंटे का प्रोसेस था, ब्लॉग में तो 10 मिनट की हमने ब्लॉग बना दी, बट वो बनाना पूरा करना बहुत मुश्किल काम था। आई डिड गेट हेल्प आल्सो फ्रॉम देम ऑफ कोर्स, बट मेन जो स्टिचिंग्स होती हैं चीजें वो लेकिन अभी ये तो एक ठीक है, अब आप सेलिब्रिटी हो, काम कर रही हैं, टीवी में बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन दिल करता है कभी कभी इस टाइप की चीज़ें दोबारा करने का, बीइंग अ वेरी नॉर्मल पर्सन। हाँ, एक्चुअली मैं बहुत मिस करती हूँ इस तरह ऑर्डिनरी एक जो चीज़ें होती हैं, घर में खाना बनाऊँ या यू नो घर में सफाई करूँ, शॉपिंग के लिए जाऊँ। मुझे ग्रोसरी करना बहुत पसंद है, मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाऊँ, यू नो। लास्ट टाइम कब की आपने ग्रोसरी शॉपिंग? अभी कल रात को मैंने आपको बताया, अभी अच्छा, अभी जो रमजान के लिए तो अच्छा, हाँ ये तो है। अच्छा, तो डिस्काउंट के लिए कभी लड़ाई वड़ाई करती है? बस सब कहते हैं छोड़ यार, बस रहने दे। मेरी बहन बहुत डिस्काउंट वाली चीजों में अच्छी है, मैं बहुत बुरी हूँ चीजों में। मतलब जितना बोला बस आपने पे कर दिया। मैंने आई कैन नॉट बार्गेन। तो दूसरे कर लेते हैं। अच्छा, मेरा तो एक और बड़ा मसला है, मैं किसी शॉप में चली जाऊँ ना, अगर मुझे कुछ नहीं भी पसंद आए ना, मुझे होता है कि अल्लाह, मैं कुछ लिए बगैर बाहर जाऊंगी, दुकानदार मेरे बारे में क्या सोचेगा। अच्छा, मैं ऐसे So नहीं nice तो फिर आप शॉप में मतलब जाती हैं? और मैं कहती हूँ मुझे कुछ लेके ही निकलना, तो मुझे जबरदस्ती ना मैं कुछ खर्चा करके ही लेती हैं आप फिर? अच्छा अच्छा, मैं तो फिर जाती नहीं, जब मैंने कुछ लेना ना हो ना तो मैं शॉप में ही नहीं घुसती हूँ। आपको होता है ना अंदर जाके देखो क्या कुछ पसंद आए। बाज एक्चुअली बाज दुकानदार भी ऐसी शक्ल बना लेते हैं ना यूं करके, बिल्कुल, तो उनको देख के ये होता है कि यार ले लेते हैं कुछ। वो कहते भी है ना, अगर आपने लेना है तो बताएं, फिर खोलेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। तो उतना अजीब सा लगता है कि अब फिर मजबूरन लेना ही पड़ता है, जिस तरह ये कह रही हैं। ये देखे ना, वो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दिमाग में रखना। ये जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, ये भी नफ्सियाती डॉक्टर्स हैं, इन्हें पता है कि कस्टमर को कैसे पकड़ के रखना वो होता है। इतनी, हाँ, मार्केटिंग बिजनेस में जब आप होते हो, आप 10,000 किस्म के लोगों से दिन में मिलते हो, आपको एक पॉइंट पे आके आई थिंक आपको समझ में आ जाता है कि किसको कैसे पकड़ना बिल्कुल। है। एक बार मैं एक शॉप पे गया, मुझे याद है, मैं जब मेडिकल कर रहा था तो एक पठान साहब खड़े हुए थे, मैंने 2-4 चीजें पूछी, उससे मेरे गाल पे आ के बोला तुम लेने वाले हो ही नहीं। अच्छा। क्यों? मैंने कहा वैसे मैं लेना भी नहीं था मुझे, तो उनको पता चल जाता है कि ये ऐसे लेके खड़ा हुआ है या वाकई ये लेगा। तो आई थिंक बात सही है कि इनको पता चल जाता है कि कैसे लोग हैं, कस्टमर कैसा है। तो बहरहाल चले, अब ये बताएं कि अब रमज़ान अभी तो खैर आए जाने की मैं क्या बात करूं, पिछले रमज़ान की बात कर लेते हैं। कोई ऐसी हैबिट जो रमज़ान में गुजारने के बाद आपके अंदर नहीं आई हो, ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो? पिछले रमज़ान में मैंने ऐसा क्या किया था? पिछले कोई पिछले रमज़ान में उम्रा पे गई थी। माशाल्लाह। तो आई थिंक पहली दफ़ा मेरी ज़िंदगी का, तो वो एक्सपीरियंस कोई बीट नहीं कर सकता। और सब मतलब हर किस्म की नमाज पढ़ ली थी और बहुत, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। तो वो तो पिछले रमज़ान की तो। अच्छा, वो रील भी आपकी बहुत मशहूर हुई थी, और वहाँ जो खाने काबे का जो कपड़ा मुबारक है उसको बुनते हैं, वो भी आपने किया था। तो कैसा रहा था आपका वो एक्सपीरियंस? It was very surreal to be very honest, because मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट वो कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह ताला के घर जाते हो तो मौजज़े होते हैं। आई रिमेंबर जब मैं जा रही थी तो मैं बहुत नर्वस थी, और मेरी एक देयर इज अ स्पिरिचुअल टीचर दैट आई हैव, मैं उनसे गाइडेंस लेती हूँ काफ़ी चीज़ों के बारे में। तो मैं उनसे जाके मैं बड़ा पूछने जा रही थी कि किस तरह से प्रॉपर उम्रा करने का तरीका क्या है, मुझे कौन कौन सी नमाजें पढ़नी है, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी है, सब कुछ। तो उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे बड़ा बिठाया, उन्होंने मुझे सुकून से बोला कि मैंने कहा कबूल होगा मेरा उम्रा या नहीं, इस तरह। तो मुझे कहती हैं देखो, जब भी आपके घर कोई मेहमान आता है पहली दफ़ा, तो आप उसको खाली हाथ भेजते हो? तो मैंने कहा नहीं, हम लाइक कुछ देते हैं। तो कहती सोचो तुम अल्लाह ताला के घर में मेहमान होगी, वो तुम्हें खाली हाथ भेजेंगे। सो यू नो दैट रियली हिट मी। तो फिर जब मैं गई तो मैंने ये चीज़ खुद एक्सपीरियंस की कि इतनी मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। और वो जो आप गिलाफ काबा स्टिच करने की बात कर रही हैं,
मैं मदीना में थी, मैं मक्का से ट्रैवल कर चुकी थी, मैंने वापस फ्लाइट लेके पाकिस्तान आना था अगले दिन, और मुझे रैंडमली मुझे एक फैन मिले थे मक्का में, जिन्होंने मुझे राफे काबा गिफ्ट भी किया था। तो उन्होंने ही मुझे कॉल की मेरी फ्लाइट से एक दिन पहले, उन्होंने बोला कि वो अगर आप आ सकती हैं तो मेरे पास यही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप अवेल करना चाहें। आई वाज लाइक मैं फ्लाइट कैंसिल करा रही हूँ, मेरी बड़ी साधारण नॉन रिफंडेबल टिकट थी, मैंने वो कैंसिल कराई। एंड आई रिमेंबर, पता नहीं शायद हो सकता है मेरी बहन की भी दुआ कबूल हुई, तो जिससे मतलब हम लोग की फ्लाइट कोई 8-9 घंटे बाद थी और मेरी बहन बैठ के दुआ करी थी कि उसने गारे हिरा की ज़ियारत नहीं की। अच्छा। तो गई थी, पता नहीं अब मैं कब नेक्स्ट आऊंगी, और अब हम मदीना में हैं और मक्का में मैं होती तो मैं कर सकती, तो वो बड़ा रो के दुआ कर रही थी। एंड देन व्हेन आई गॉट दिस कॉल, मैंने कहा तुम भी गाड़ी में बैठो, तुम गारे हिरा की ज़ियारत करना। वहाँ से कोई खाली नहीं आता, कोई सवाल खाली अल्लाह ताला ने आखिर में जाते जाते दोनों को उनकी ख्वाहिश दे दी, बड़ी बात है। बहुत ऐसे ही है माशाल्लाह। तो उसके बाद अभी अब मुझे बताएं कि आजकल आप क्या कर रही हैं? रमज़ान में काम हो रहा है? रमज़ान में काम हो रहा है, बिल्कुल। बल्कि मेरा जो इस्लामाबाद वाला प्रोजेक्ट था, उनसे मैंने बोला कि नहीं, मैं इतना नहीं कर सकती कि मैं आउट ऑफ स्टेशन, मतलब घर से दूर, बिल्कुल भले फैमिली नहीं है लेकिन एक अपना होता है ना, इतना होमली फील। तो मैंने कहा मैं कराची में रह के करना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ आई। यहाँ पे अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वही सुबह 10 से रात 10 बजे वाली रूटीन। आज आप लोग के लिए टाइम निकाल के मैं आ गई। नहीं, आपको बहुत शुक्रिया आई, और इंशाल्लाह दोबारा आएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत है और अच्छी बातें होती है, तो टाइम का पता भी नहीं चलता। टाइम का पता भी नहीं चलता वाकई में। अब छोटे से ब्रेक पे हमने जाना है, ठीक है? तो हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी बहुत मजे की बातें करना बाकी है। देखते रहे होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं और आप देख रही हैं यहाँ पे हमारे साथ खूबसूरत सी माशाल्लाह हमारी जो सेलिब्रिटी गेस्ट हैं यशमा गिल बैठी हुई हैं, और इतनी मज़े की बातें इनके साथ हुई हैं हमारी, और अभी और भी बातें करना बाकी हैं। तो हम आपकी तरफ फिर से आते हैं। अच्छा यशमा, मुझे ये बताएं, मुझे मालूम है कि आपको पेट एनिमल्स से बहुत मोहब्बत है और आप एक उनके लिए वेलफेयर भी खोलना चाह रही हैं, और आपके डॉग्स भी थे जिनको जब आप शिफ्ट हुई तो मजबूरन आपको उन्हें देना पड़ा और आप बहुत तकलीफ में आई उसके बाद। द वेलफेयर इज इन द टॉक्स अभी, लेट्स सी इंशाल्लाह, बिकॉज लाइक माइंडेड लोगों का होना साथ बहुत ज़रूरी है। एक अकेला जो है वो नहीं खोल सकता, तो मैं कोशिश है, नियत है, जगह भी है, बस लोगों का है होना ज़रूरी। और अभी करंटली मेरे पास बिल्लियाँ हैं 4 इधर और 2 लाहौर में हैं। एक तो अल्लाह मियाँ ने हमारे घर खुद ही भेज दी थी, वो एक रैंडमली एक दिन मैं सुबह उठी, इनफैक्ट मैं उम्रा से वापस आई हुई थी और मैं सो रही थी, और मैं मम्मा ने एकदम से मुझे बोला कि वो हमारे घर पता नहीं किसी की बिल्ली घुस गई है। तो मैंने वो पर्दा खोल के देखा, तो वो इसमें इतना एक क्यूट लुक, मुझे होता है ना कभी आपको कोई ऐसे देखता है कि बस यू नो टेक मी इन, तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला मामा ये बोल रहा है कि टेक मी इन। अच्छा, मामा ने बोला अच्छा, उसका नाम फिर हमने हैप्पी रख दिया। उसको हमने काफ़ी उसके ओनर्स को ढूंढने की कोशिश की, हमें नहीं मिले, वो काफ़ी बीमार था, फिर उसका इलाज वगैरह करवाया सब कुछ। और वो अभी सबसे जो फेवरेट मेरी मामा का जो बिल्ला है ना वो है, तो वो लाहौर में है, बाकी 4 यहाँ पे हैं। पापा आपके पास होते हैं जो 4 यहाँ पे? 4 यहाँ पे। तो मेरे अब्बू को थोड़ा सा आई थिंक मिसकंसेप्शन था कि बिल्लियाँ जो हैं जिस तरह डॉग्स नहीं रख सकते, आई थिंक डॉग्स, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई डोंट नो, बट आई थिंक रिलीजन वाइज हम लोग 3 पर्पस के लिए रख सकते हैं, एक हंटिंग, एक आपके घर की हिफाजत, और एक आपकी आई थिंक शीप्स की हिफाजत या कुछ इस तरह का था। इन्हीं के लिए सिक्योरिटी पर्पस के लिए रीजंस के रखते हैं। तो मेरे अब्बू को मिसकंसेप्शन था कि बिल्लियाँ भी जो हैं वो नहीं रख सकते, तो शुरू में ना वो बहुत बिल्लियों के अगेंस्ट है। मैंने उनको निकाल के हदीस से रेफरेंसेस भेजे, उनको लिंक्स भेजी। अच्छा ये बताएं कि अब लेट्स से आप कामयाबी की तरफ जा रही हैं, टाइम के साथ साथ दोस्तियाँ ख़त्म भी होती हैं, अच्छे दोस्त कब हो जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में दोस्तों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, कैसा चल रहा है? अच्छा, आई थिंक दोस्तियाँ जो आप टाइम के साथ साथ ना ख़त्म नहीं होती। ये हो जाता है कि आपको पता होता है कि भले आप लोग ना भी मिलो, ना भी बात करो, जब भी आप लोग मिलोगे तो आप लोग वहीं से चीज़ें पिक करोगे। एंड आई थिंक नाउ आई एम इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन लाइफ जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को बोलती हूँ, यार आई माइट नॉट बी देयर फॉर यू गाइज इन योर गुड टाइम्स, लेकिन मैं बुरे वक्त में होंगी, तो मुझे अच्छे वक्त में मुझे एक्सपेक्ट ना करो, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब भी कुछ खुदा ना खास्ता अगर इफ यू गाइज एवर नीड मी इन अ टाइम ऑफ यू नो मतलब एक्चुअल नीड, सो आई विल बी देयर। ओके, मतलब यशमा गिल को बुलाने के लिए एक बुरा वक्त लाना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि भाई बड़ा बुरा वक्त है, प्लीज आप। आई थिंक असल में पता भी भाई से चलता है ना, अच्छे में तो हर कोई साथ देने आ जाता है, बट कुछ बुरे वक्त में साथ है तभी पता लगता है कि ये आपका भाई सच्चा साथी है। हाँ ये तो है, लेकिन अल्लाह ना करे किसी का बुरा, अल्लाह ना करे, लेकिन अच्छा मेरी एक दोस्त नाराज भी हो गई थी क्योंकि उसने मुझसे इसी बात पे कुछ बोला। मैंने कहा यार आरिंदा उसका नाम है, मैंने कहा यार मेरी बात सुनो, कुछ बुरा होगा ना तुम्हारे साथ तो मैं वहाँ फिर मैं मौजूद होंगी वहाँ पे। होगा मेरे साथ बुरा, तुम बोलो बुरा नहीं होगा। अच्छा यशमा, मुझे ये बताएं कि मैंने ये भी सुना है कि आपके ना हाथों में जादू है, आप जिस खाने को हाथ लगाती हैं उसमें जायका आ जाता है। और ये भी मैंने देखा था कहीं पे, और आप आई थिंक आपकी फ्रेंड थी वो कुछ बना रही थी,
सिंगापुरियन राइस बना रही yes, थी, yes, yes. तो आपने कहा मेरे हाथों में जादू है, मैं जहाँ हाथ लगाती हूँ क्योंकि उसमें हाँ, टेस्ट वो खुद ही आ मैंने- वो जाता मैंने है। इसलिए बोला था क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ खाना बनाने में, तो मैंने उसको ज़्यादा हेल्प नहीं करनी थी, तो मैंने उसको बोला मैं सिर्फ टच कर लूँगी। टच कर लूंगी तो खुद ही ये वाकई में कहते हैं ना, हाथ लगा दी तो मेरा जायका आ जायका गया आ ना, जाएगा। हाथों में जायका होता है। वैसे होता तो है कुछ खवातीन के मैंने देखा है, बस वो हाँ। किचन से गुजर जाए वैसे तो मजे की हो जाती है। वही तो ना। दिस इज ट्रू कि एक ही इंग्रेडिएंट्स और एक ही रेसिपी से अलग अलग लोग खाना बनाए, लेकिन हाँ, अलग अलग जायका लेकिन होता है। जायके तो अलग-अलग बिल्कुल। होते हैं, बिल्कुल। टेक्निकल तरीके से बना लेती है, पता भी नहीं चलता और चलते फिरते उनके जायके आ जाते हैं हाथों वाकई में। में ऐसे ही है। अच्छा, आपकी मम्मा क्या बहुत अच्छा बनाती हैं जो आप मिस भी करती हैं यहाँ आई पे? थिंक माँ का हाथ का खाना तो सारे ही अच्छा होता है। मैं अपनी मामा से वाकई बोलती में। थी कि एक रेस्टोरेंट खोल लें माँ के हाथ के खाने का नाम का। अल्लाह, नाम भी वो अच्छा कोई है, खाए माँ ना के खाए, हाथ यशवा के का। जाके रोज वो आते रोज खरीद- खाएंगी। तो आई थिंक मेरी मामा की हाथ की एक दाल बहुत मिस करती हूँ। अच्छा। वो मेरे अब्बू को पता नहीं रोज पीली दाल चाहिए होती है खाने में, तो मम्मा रोज बनाती थी। और कुछ भी और हो ना हो साथ वो जरूर होता था, तो वो मैं मिस करती हूँ। कबाब वो बहुत उनके हाथ की, और रोटी आई थिंक माँ जैसी रोटी नहीं कोई और। कोई नहीं बना सकता वाकई में, जिस वो तरह वो इतने मजे की गरम गरम होती है ना कि बस वो सामने आके वाकई यूं में, लैंड होती है रोटी और जो सही बात पराठे है। होते हैं ना, And- मैं खुद बहुत याद करती एंड देन आई मम्मा के रिमेंबर वो हाथ। आलू गोश्त के जब भी सालन बनाती थी ना, तो वो रोटी को अंदर लाइक डुबा के रखती थी ऐसे खिलाने के लिए वो हाँ। बाइट्स, तो वो दैट्स अ मदरली थिंग। वाकई क्या में खूबसूरत ऐसे बात की है। हर से माँ के नेमो बदल तो कोई हो ही नहीं सकता। कोई नहीं हो सकता। अच्छा, आप वाकई में। बताएं कि आजकल रमजानों में कोई फिटनेस के हवाले से भी कुछ काम होता है या थक जाती हैं, काम नहीं कर रही होती? आजकल क्योंकि लोग बहुत बहाने करते हैं, जिसमें आपको पता है बहुत बहाने करते हैं, अभी मैं तो शूट पे आई हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं जिम तो जा। आपका क्या तरीका है? अच्छा, मैं बहाना नहीं करूंगी, मैं सच में, मुझे एक्चुअली ना 2 years ago आई इंजर्ड माय राइट नी इन द जिम। मुझे मीडियल मेनिस्कस टियर हो गया था, तो उसके बाद मैं बहुत फिटनेस फ्रीक थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ, और मैं स्ट्रगल इस चीज़ के साथ कर रही हूँ कि अब जब मैं जिम जाती हूँ ना, तो अब मुझे बहुत बेबी स्टेप से स्टार्ट करना है। तो मुझे ना वो फिर मैं याद करती हूँ कि यार मैं ये करती थी, अब मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़े, तो मुझे ना वो मोटिवेशन नहीं आ पाती। Exactly. सो आई एम ट्राइंग टू मैं किसी डिफरेंट तरीके की चीज़ों पे अब शिफ्ट करना चाह रही हूँ कि मुझे कुछ नया लगे। आजकल पिलाटीज बहुत बिल्कुल। जो है वो इन प्रैक्टिस है, तो मैं वो ट्राई किया है रिसेंटली कि मुझे कुछ नई चीज़ से मोटिवेशन मिले। तो पिलाटीज इज व्हाट आई एम रिसेंटली डूइंग तो अभी रमजानों में भी कर रहे हैं? रमज़ान में। लेकिन अब मैं ये करती हूँ कि उन्होंने मुझे जो 3-4 चीज़ें सिखा दी हैं, बिकॉज वो उनकी सुबह की क्लासेस होती हैं, वो मैं नहीं ले पाती हूँ बिकॉज मैंने रोज़ा भी रखा होता है, फिर शूट पे जाना होता है। तो मैं घर पे आके रात को आफ्टर जब मैंने इफ्तारी कर ली और मैंने शूट से घर आ गई, तो मैं रात को कर लेती हूँ। 2-3 रिकॉर्डेड चीज़ें और मैं खुद ही कर लेती हूँ। मैं इसलिए इतने डिटेल में ये सवाल पूछा है क्योंकि देखो आप लोग के फॉलोवर्स बहुत होते हैं, खासतौर पे लड़कियां जो बड़ी फॉलो करती हैं यशमा को, तो देखो करती हैं, रमजान में भी नहीं छोड़ती चीजें। हाँ। तो आप लोग को भी बहाना नहीं करना चाहिए कि आप बोलें और कि मैं वजाहत इफ्तार की बात करती हूँ, और आपने भी इसके बारे में बताया था कि बिल्कुल, हमें बिल्कुल। इफ्तार के बाद वर्कआउट करना चाहिए, उससे हाँ, पहले नहीं करना बिल्कुल। चाहिए सारा देखो ना, उसमें फायदा ये भी तो ये है ना, देखिए कि आप फिर खाते हुए गिल्ट महसूस नहीं कर रहे होते हाँ। कि आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन अब तो मैंने टिका के एंड खाना आई थिंक एनर्जी ड्रेन भी नहीं होगी। वो वैसे फास्टेड वर्कआउट भी बड़ा वो होता है, इफेक्टिव होता है, बट आई थिंक रमजान में फिर आप फास्ट भी करो और फिर वर्कआउट भी करो, फिर काम भी करो, तो वो आई फिर थिंक मुश्किल है। ज्यादा वाली बात है। हाँ, अगर आप 8 घंटे की ड्यूटी ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो खुद ही वर्कआउट हो जाता है बाहर। अच्छा यशमा, ये बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे शो पे आके हमसे मिलके? आप क्या कहना मुझे चाहेंगी? तो बहुत मजा आया। मुझे ऐसे लग नहीं रहा मैं शो पे बैठी हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है हम लोग किसी नॉर्मल कैफे में बैठे हुए हैं, हमने बातें की हैं, एंड यू नो इट वाज वेरी होमली, वेरी वेलकमिंग, वेरी हॉस्पिटेबल। तो थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और माशाल्लाह Likewise. सबसे बड़ी बात कि आपका अखलाक बहुत अच्छा है। बिल्कुल एक अपनायत सी महसूस हुई है, कोई हमें इस तरह नहीं लगा कि पहली दफा, मतलब मैं हाँ, आपसे सिर्फ पहली दफा face नहीं, to face एक्शन का मिल रही रिएक्शन हूँ। है ना, देखिए आप लोग इतने अच्छे हैं इस वजह से अच्छा, मेरे बस अंदर बहुत से तारीफें हो गई, बस बहुत तारीफें हो गई। ये भी एक टेक्निक होती है, मैं आपको बता दूं, एक दूसरे की तारीफें करते रहे। नहीं नहीं, कोई बिल्कुल सच बोला है, जो बोला है सच बोला है। अच्छा, ये ब्रेक में सेट हुआ था मुझे लगता है, लेकिन आप भी यहीं बैठे हुए थे। जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें आप प्लीज हमारे लोगों को? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि आई थिंक रमज़ान है, रमज़ान के महीने में हमारे अंदर टॉलरेंस हम लोग वैसे ही इतनी ज़्यादा बिल्ड कर रहे होते हैं। इसके बाद आनी है ईद, ठीक है। मैं ये बोलूँगी कि ईद, शादियाँ, बर्थडेज ऐसे ओकेजन्स होते हैं जिन पे आपको आपके जितने भी गिले शिकवे हैं ना लोगों के साथ, वो ख़त्म करके आगे बढ़ना सही चाहिए। बात। सो मेरा हमेशा यही मैसेज होता है, मैं कभी भी किसी शो में जाती हूँ रमज़ान में, यही बोलती हूँ कि ईद वाले दिन आपके जिन लोगों के साथ भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कोशिश क्या करें कि बात। रिजॉल्व करें, और मुसलमानों की तरह 3 जप्पियाँ डालें और ईद मुबारक प्यार की बोलें। जप्पी वाह, डाले और सही बात मुबारक है। बोले। अच्छी बात है ना, आप जब ईद में जा रहे हैं तो फिर जब गले लग रहे हैं तो फिर हाँ, सही से तो लगे, सही से लगे फीलिंग से ना। साथ लगे, और उसका मजा ही क्या, अलग है। और मजा ही इससे अच्छी कुछ वो खूबसूरत जो time नहीं होता। डिटॉक्स आप
अपनी बॉडी को करें, आप सोल को भी करें साथ साथ रमजान में, क्या एंड बात लेट गो ऑफ ऑल द बायगॉन्स। क्या बात है, खूबसूरत नोट के साथ अब हम शुक्रिया अदा करते हैं जिसमें कि आपका टाइम को तो पता ही नहीं चला, सवालात और भी थे लेकिन वो बस टाइम खत्म हो गया। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे, फिर आना होगा। इंशाल्लाह फिर बुलाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। Likewise. थैंक यू। ब्रेक के बाद आपके साथ एक रेसिपी शेयर होगी जैसे हम करते हैं, तो कहीं ना जाएं, देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। वेलकम बैक, और हम वापस आ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो बहुत पसंद आ रहा होगा, आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जैसा कि आपने देखा कि हमारे शो पे सेलिब्रिटी गेस्ट थे, उनसे इतनी मज़े की बातें हुई और हमें तो बहुत मज़ा आया, और आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें। और अब बारी है झटपट रेसिपी की, और मैं जा रही हूँ अपने किचन में कि आपके साथ मैं शेयर करूँ अपनी झटपट रेसिपी। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं मौजूद है, बहुत आसानी से तमाम इंग्रेडिएंट्स मिल जाती हैं। कोशिश यही है कि ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स इजीली अवेलेबल हों, उसको मुश्किल ना बनाऊँ या कोई इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ ना करूँ कि जो आपको आसानी से ना मिले। सबसे पहले हम बना क्या रहे हैं ये तो मैं बता दूं आपको। हम बना रहे हैं चिकन वेजी सैंडविच, और बहुत सिंपल हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। आप अफ्तार में बनाएं, एंजॉय करें इसको, बल्कि आप लंच बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं और बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, क्योंकि बच्चे जो है ना वो सब्ज़ियाँ खाते नहीं हैं शौक़ से, और यही एक तरीका होता है उनको सब्ज़ियाँ खिलाने का। तो सॉस इसके अब बना लेते हैं और मैं साथ साथ बताती जाऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ पे ये मेयोनीज़ लिया है 1 कप, और ये है बारबेक्यू सॉस ये 1/4 कप। इंग्रेडिएंट्स कार्ड जो है वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा स्क्रीन पे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें मैं कुछ नहीं बताती कि मैं कितना ऐड कर रही हूँ, तो आपके साथ स्क्रीन पे शेयर किया जाएगा। अब मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की और ये मेयोनीज़ था इसमें, और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस, ये मैंने इसमें ऐड कर दी, और इसके साथ ही यहाँ पे है ये लहसुन। आप चाहें तो आप गार्लिक पाउडर जो मिलता है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, या फ्रेश चॉप गार्लिक भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास पेस्ट है गार्लिक का, वो मैंने इसमें 1/4 टीस्पून ऐड किया है। इसके साथ ही यहाँ पे है काली मिर्च। अब ये फ्रेश है, ताज़ी कूटी हुई है, आप चाहें तो पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश होती है उसमें स्पाइस लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हमने उस टाइम उसको फ्रेश क्रश किया होता है। तो ये मैं इसमें अराउंड 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो पाउडर अगर आपके पास पड़ा है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें सॉल्ट इसी चम्मच से डाल लेती हूँ, और थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट। अगर आप चाहें तो ना भी डालें, अगर आप नमक बहुत कम इस्तेमाल करते हैं तो बेशक आप ना डालें। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और एक ज़बरदस्त सी हमारी मेयो बारबेक्यू सॉस रेडी हो गई है। और इसे आप चाहें तो पराठों में और पीटा ब्रेड के साथ, बर्गर बन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं इसको आज इस्तेमाल कर रही हूँ सैंडविच में, और सैंडविच के साथ जो चिकन है मैं उसका भी आपको तरीका बता दूँ, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे यूजली क्या होता है कि हमारे घर में चिकन बच भी जाती है हमारे घर में, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें इसका, तो ये सैंडविच बनाएं आप। और ये बॉयल की थी चिकन बहुत सिंपल तरीके से, इसमें ऐसा सिर्फ जस्ट पिंच ऑफ सॉल्ट और ब्लैक पेपर डाल के एक फिले ले लिया, और आप इसको बॉयल कर लें और इस तरह से आप इसको चॉप कर लें, और इसे मैं डाल दूँगी इस डिश में। अब यहाँ पे और भी काफ़ी सब्जियाँ हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें ये बेल पेपर है रेड कलर की। अगर आप कहें कि नहीं भाई हमें नहीं मिल रही, हमने नहीं यूज़ करना, तो इट्स ओके, आप सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास अभी ये मौजूद थी, मुझे तीनों मिल गई थी इजीली, तो मैं तीनों कलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं जब आप एक वाइब्रेंट कलर आ जाता है आपके खानों में, प्रेजेंटेशन उसकी बहुत अच्छी हो जाती है। तो साथ साथ मैं करती भी जाती हूँ अपना काम, और ये इस वेजिटेबल्स मैं इस चिकन में ही ऐड कर रही हूँ। मैं इसको चॉप कर लिया था, आप भी फाइन चॉप कर लीजिएगा, ताकि जब स्पेशली बच्चे खा रहे हो तो उनको फील ना हो, क्योंकि फिर बच्चे आपको पता है बहुत पिकी होते हैं इस मामले में, और वो बाहर निकालते हैं सैंडविचेस में से, बर्गर्स में से सब्जियों को। तो इसी तरीके से भाई बच्चों को खिलाया जा सकता है, और ज़रूरी भी है उनको खिलाना। यहाँ पे है प्याज टमाटर, ये मैं बाद में यूज़ करूँगी। और एक और चीज़ बताती चलूँ मैं आपको कि ये आप देख सक रहे हैं कि ब्रेड स्लाइसेस हैं, इनको पहले से ही टोस्ट कर लिया था नॉर्मली फ्राई पैन पे। आप चाहें तो बटर इस्तेमाल करें, या आप चाहें तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको नॉर्मली फ्राई पैन पे आप इसको टोस्ट कर लें।
और ये 3 स्लाइसेस हैं और इसका एक सैंडविच बनेगा। अच्छा, टोटल तकरीबन इसमें अगर आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं 2 स्लाइस लेके, और मैं बना रही हूँ 3 के साथ। अब मैं, अच्छा, ये जो सॉस है, मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ ना जब मेरा कुकिंग का टाइम होता है, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है कुकिंग करते वक्त, और मेरा दिल चाहता है कि मैं जो जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ बस मैं कर डालूँ, बता दूँ मैं आपको, क्योंकि टाइम कम होता है मेरे पास और बातें बहुत सारी करनी होती हैं आपसे। और इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से। देखें, अच्छा, अब थोड़ी सी सॉस मैंने बचा ली है, और क्यों बचाई है कि मैं इसको स्प्रेड करूँगी स्लाइसेस पे, और इसको इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लें। और ये ज़रूर आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, आप इसको ट्राई कीजिएगा। और जो जो रेसिपीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, आप उसका फीडबैक हमें लाजमी दें। जो हमारे होम शेफ़ हैं वो इतनी मज़े की रेसिपीज़ बना रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उसको भी आप ट्राई करें, उसका फीडबैक दें हमें। और जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आप उसका भी फीडबैक ज़रूर दें। तो अब मैं इसको करती हूँ असेंबल, और यहाँ पे ये चीज़ स्लाइसेस भी है। आप चाहें तो आप नॉर्मली ग्रेटेड चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़, इस तरह चीज़ स्लाइसेस भी आपको मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर लें, या आपकी मर्ज़ी, इट्स अप टू यू। मेक योर लाइफ सिंपल, और आसान बनाएं ज़िंदगी को, मुश्किल ना बनाएं। अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कॉर्न्स भी आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, आप इसमें ऑलिव्स का भी ऐड कर सकते हैं, और इसको आप मज़ीद अपने तरीके से अच्छा बनाएं। इस तरह से जो सॉस है जो मैंने थोड़ी सी बचा ली है, इसको मैंने इस तरह से, देखें आप, स्लाइस पे स्प्रेड किया है, और यहाँ पे ये है सलाद पत्ता, लेटस लीफ, इसको मैं इस तरह से रख दूँगी। आप चाहें तो आप आइसबर्ग भी यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे सलाद पत्ता इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये जो ज़बरदस्त सी चिकन है रेडी, आप कलर देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है। इस तरह से मैं यहाँ पे इसको स्प्रेड करूँगी, और देखें इसका जब आप बनाएंगे ना आपको तभी अंदाज़ा होगा कि वाकई में ये बहुत मज़े का बना है। और सिंपल झटपट रेसिपी, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई चिकन पड़ी हुई है, मौजूद है, कुछ भी आपने इस तरह का बनाया है, कोई रोस्ट बनाया है आपने, और अक्सर सालन में से भी बच जाती है, तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और ये प्याज है, थोड़ा सा मैं प्याज ऐड करूँगी, ये टमाटर मैंने ऐड कर दिया इसमें। अच्छा, अब सेकंड लेयर जो आएगी उसको भी इस तरह से, ये मैंने स्प्रेड यहाँ पे बारबेक्यू सॉस रेडी किया हुआ है, इसको अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर लें, क्योंकि जब इसको खाएंगे तो ये और एक क्या कहते हैं, स्मूथ और सॉफ्ट जैसे जूसी सा आपका सैंडविच बनेगा, और बहुत मज़े का लगेगा आपको। ये देखें। अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ रखना भूल गई, चीज़ जिसका मैंने जिक्र आपके साथ किया था, और मुझे याद आ गया चीज़ से चीज़ कि एक चीज़ रखना भूल गई मैं, और वो है चीज़ स्लाइस। इस तरह से इस पे रखें, और अगेन ये दोबारा से सलाद का पत्ता इस पे मैंने रख दिया, और यही जो चिकन है ये इस पे स्प्रेड कर दी इस तरह से। अच्छी तरह से चिकन डालें ताकि जब आप अफ्तार में खाएं इसको तो आपको मज़ा भी आए, और आप चाहें तो बल्कि सहरी में भी इसको खा सकते हैं। बहुत लाइट है और वेजिटेबल्स हैं इसमें, तो आप इसको सहर और अफ्तार दोनों टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उनको आप लंच में भी बना के दे सकते हैं ये। और इसके ऊपर अब मैं शामिल कर दूंगी प्याज, और जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप चाहें तो आप ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, हैलोपिनो भी आप ऐड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और ये देखें, है ना झटपट रेसिपी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान, मेरा ख्याल में तो बहुत आसान है। इससे आसान क्या होगा, कोशिश यही है कि जो भी रेसिपीज़ हैं उसको आसान तरीके से और आसान कर दिया जाए आपके लिए, ताकि आपका जो माह रमज़ान है वो और आसान तरीके से गुजरे, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले अपनी इबादतों में टाइम गुजारने का। और ये इस तरीके से, ये देखें, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से सेट कर लूँगी, और जो ये थोड़ी सी सॉस हमने बचाई हुई है ये बस लास्ट इसके ऊपर, ये देखें, ऐसे मैंने कर दिया स्प्रेड। थोड़ा सा तो देखें ना, अब मेहनत करनी पड़ती है चीज़ को अच्छा बनाने में, इतना तो टाइम लगता है। अब इससे ज़्यादा झटपट क्या हो सकता है, अब मशीन की तरह मैं लगी हुई हूँ, फटाफट के मैं जितना झटपट कर सकती हूँ मैं करूँ।
और ये देखें, ज़बरदस्त सा ये सैंडविच रेडी है। इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन मैं आपको दिखाऊंगी अपने इफ्तार टेबल पे, क्योंकि फिर उसको मैं बहुत ख़ास तरीके से सजाती हूँ। वो आप देखिएगा हमारे इफ्तार टेबल पे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप कोई और रेसिपी सीखना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं और लिखें और बताएं, तो मैं इंशाल्लाह उस रेसिपी को आसान करके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और अपनी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी। और अब टाइम होता है एक ब्रेक का। हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक के बाद जिस तरह आपको बताया कि हमारा जो सेगमेंट है, जो शो है, हमने इसको मज़ीद आपके लिए अच्छा किया है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम अपने शो को और बेहतर से बेहतर बनाएं, आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरें। तो हमारे साथ होंगे मौलाना साहब, और उनसे हम बातें करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलेगा उनसे, और मुझे शौक़ भी बहुत है जानने का और सीखने का। तो मिलते हैं हम आपसे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहें होम शेफ्स विद आन, सिर्फ आन टीवी पर। और हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं होम शेफ्स विद आन टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। सबसे पहले मैं किचन में चलती हूँ, क्योंकि हमने देखना भी है कि खतीजा ने क्या बनाया है। और वाह, ज़बरदस्त, बेहतरीन। खतीजा, आप थोड़ा सा बताएं कि आपने किस तरीके से बनाया इसको। पहले वो जो चिकन बनाई उसके अंदर हमने कैप्सिकम डाली, प्याज डाली, थोड़ा सा मायो, रेड सॉस डाला थोड़ा, और फिर उसको अलग कर दिया। फिर बैटर बनाया उसको, उसमें थोड़ा मैदा, अंडा, दूध, पानी मिक्स करके अच्छा सा लिक्विड बैटर बना दिया। और फिर उसको हॉट प्लेट पे हमने उसको गर्म करके क्रीम बना दिया। फिर हमने अंदर फिलिंग डाली, ऊपर एक चीज़ की लेयर डाली और फिर फोल्ड कर दिया। अच्छा, और इसमें चीज़ भी ऐड किया आपने, और ये वाकई में देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। और अगर आप लोग भी ऑर्डर देना चाहते हैं, और मेरा ख्याल में आप ज़रूर ऑर्डर दीजिएगा, मैं इसको लाजमी इफ्तार पे मैं इसको ट्राई करूँगी। अभी तो नहीं हम खा सकते, तो अगर आप लोग ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा फिर बता दें अपना ये फूड बिजनेस का नाम, जो आप सारा कुजीन नाम है। सारा कुजीन, जी बिल्कुल, ठीक है। आप सारा कुजीन पे जाएं, फूड पैंडा का जो होम शेफ का प्लेटफॉर्म है उस पर आपको मिलेगा सारा कुजीन, और वहाँ पे आप एक क्रेप्स ऑर्डर करें। और थैंक यू सो मच खतीजा, आपका, मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, मेरी पूरी टीम की दुआएं आपके साथ हैं कि आप जो करना चाह रही हैं, स्पेशली इस तरह आप इतनी कम एज में सपोर्ट कर रही हैं। और मेरे ख्याल में आप हमारे देखने वाले बच्चे हैं जो यंगस्टर्स हैं, तो आप उनकी इंस्पिरेशन हैं, वो लाजमी वो भी चाहते हैं बहुत कुछ करना, तो करिए। मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत की ज़रूरत है। और जब एक दफ़ा आप हिम्मत पकड़ लेते हैं ना, बना लेते हैं अपने अंदर, तो खुद ब खुद अल्लाह पाक आपके लिए रास्ते खोलते हैं और मदद खुद ब खुद आने लग जाती है। जिस तरह इन्होंने हिम्मत की और फिर फूड पैंडा ने इनकी हेल्प की, और अभी भी उनके थ्रू ही अपना कुकिंग बिजनेस चला रही हैं, फूड बिजनेस, और माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है आपका बिजनेस। कि अराउंड मेरा ख्याल में मैंने सुना है कि एक महीने में 200 के करीब आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। जी बिल्कुल, ऐसे ही। और एक दिन में तकरीबन 40 to 50 इस तरह आपके ऑर्डर्स होते हैं, या एक दिन में 10 तक आई जाते हैं, 5 to 10। ठीक है, तो बस हमारी दुआएं हैं कि मालिक आपके इस काम में बहुत बरकतें अता करे, और जो आपका पैशन है, जो ड्रीम है, और आपका जो ये काम है सारा कुजीन, सही नाम लिया मैंने, तो ये फेमस हो जाए पूरे पाकिस्तान में और लोग आपके मज़े के खाने खाएं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू डियर, थैंक यू। तो अब मैं बढ़ती हूँ हमारे मौलाना साहब की जानिब, और देखते हैं कि आज वो हमसे क्या बात कर रहे हैं। हम उनसे गुफ्तगू करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और ये एक ऐसा बबरकत महीना है रमज़ान का कि हमें मौका मिलता है अपने मज़हब के और करीब होने का, इसको सही तरह से जानने का। मैं अपने लिए बोलूँगी कि मैं ये कहती हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन क्या वाकई में क्या मैं अपने मज़हब को सही तरह से जानती हूँ जिस तरह मुझे जानना चाहिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे इस शो में मौलाना साहब यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और ये हमें अपने जो इनका फैज़ है, जो इनकी बातें हैं, ये हमें उससे नवाजेंगे, हमें बताएंगे, और आपके भी हक़ में वो बेहतरीन साबित होगा। और इनका नाम है अल्लामा फैसल अजीज़ी। मैंने कहा मैं आपको नाम बताती चलूँ, और मैं अदब से इनको अल्लामा कह रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही इनका, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत अदब वाली बात है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, क्या हाल है? रमज़ान बहुत मुबारक हो आपको भी बहुत बहुत। अच्छा ये बताएं मौलाना साहब, कैसे रोज़े जा रहे हैं आपके? पहले तो आपके बारे में जानते हैं कि आप किस तरीके से रमज़ान को स्टार्ट करते हैं, तमाम करते हैं।
रमज़ानुल मुबारक के आने से पहले ही उसका एहतमाम शुरू हो जाता है, इसलिए कि यही सुन्नत तरीका है। ठीक है, रजब से ही रसूल अकरम रमज़ानुल मुबारक का इंतज़ार करते थे, क्या बात। और वो दुआ है कि ए अल्लाह हमें रजब में बरकत अता फरमा, शाबान में बरकत अता फरमा, हमें रमज़ानुल मुबारक से मिला दे। क्या बात। तो रमज़ानुल मुबारक से पहले उसका एहतमाम करना, उसकी तैयारी करना, ये सुन्नत रसूल। ठीक है, तो अब देखें हम लोग भी बड़े जज्बाती होते हैं, जब रमज़ान आता है बहुत खुश होते हैं। ज़ाती तौर पे कोई भी एक शख्स अगर रमज़ान के पहले अशरे में है तो उसको किस तरीके से ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकता है, फ़ायदा ले सकता है, क्या टिप्स दे सकते हैं आप इसका? रमज़ानुल मुबारक से फ़ायदा उठाने का सही तरीका तो यह है कि जिस तरीके से कुरान ने इसका मकसद मुतय्यन किया है, सही, उस मकसद को जहन में रखा जाए और रसूल अकरम ने जो तरीका बताया है उसको अख्तियार किया जाए। ठीक। कुरान हकीम ने मकसद बताया है रोज़ों का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, ठीक, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह पिछली उम्मतों पर हमने फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। क्या बात। रोज़ों का मकसद है मुत्तकी बनना। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जब रमज़ानुल मुबारक आ जाए तो फिर ज़्यादा इबादतें की जाए, ये एक अच्छा अमल है, ज़्यादा इबादत की जाए, लेकिन रमज़ान इसलिए नहीं है कि आप ज़्यादा इबादत करें, रमज़ान इसलिए है कि इबादत की आदत डालें। वाह, क्या बात है। क्या बात है। रमज़ानुल मुबारक इसलिए नहीं है कि इस महीने में नेक इंसान बन जाएं, रमज़ानुल मुबारक इसलिए है कि नेक बनने की आदत डालें। क्या बात। सुभान रमज़ानुल मुबारक एक महीने का मुत्तकी नहीं बनाता, मुत्तकी बनने की आदत डालता है कि मुत्तकी बनेंगे कैसे, उसके लिए पूरा एक माहौल होता है, सही, क्योंकि माहौल का बड़ा असर होता है। अगर माहौल आपके हक में है, आपके लिए काम अंजाम देना आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बात। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ों का मकसद कुरान कह रहा है तक़वा। माहौल अल्लाह खुद बना रहा है। जैसे ही ये रमज़ानुल मुबारक का चांद तुलू हुआ, शयातीन कैद कर दिए गए, बिल्कुल, और जन्नत के दरवाजे खोल दिए गए। जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजे खोल दिए गए। माशाअल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे, 7 दरवाजे बंद। क्या बात। अच्छा, यहाँ पे भी एक बारीक पहलू यह है कि अल्लाह ने जहन्नम में 7 दरवाजे रखे, जन्नत में 8। अल्लाह चाहता है कि बंदे ज्यादा जन्नत में जाएं, जबरदस्त, इसलिए जन्नत में एक दरवाज़ा ज़्यादा है। उसके बाद नफली इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर। ओहो, माशाअल्लाह। फ़र्ज़ इबादत का सवाब 70 गुना। जब हम ये कहते हैं कि 70 गुना, तो अरबी में इसका मतलब 69 + 1 नहीं होता, इसका मतलब होता है अनगिनत। अनगिनत। वाह, सुभान एक अल्लाह। किस्म की ये कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। 70 अरबी में ला तादाद के मानों में भी इस्तेमाल होता है। 70 अच्छा, 70 गुना, यानी हमारे वहम से मतलब आप हिसाब करना छोड़ दें और बस अब इबादतें शुरू कर दें, नमाज शुरू कर दें, तो बस लाजवाब चीज़ें। ऐसा माहौल बन रहा है कि थोड़ी सी इबादत करो, सवाब ज़्यादा। और उसके बाद फिर हमें मुत्तकी बनने में रुकावट क्या है? रुकावट यह है कि इंसान के अंदर एक ख्वाहिश है जिसको वो पूरा करना चाहता है, और वो अल्लाह की ख्वाहिश मगलूब हो जाती है, हमारे नफ्स की ख्वाहिश गालिब आ जाती है। तो अब भूख और प्यास का वज़न इंसान के नफ्स पर रख दिया गया। रात को उसे क़यामुल लैल के लिए तरावीह में अल्लाह के हुज़ूर खड़ा होना है। ये पूरा एक माहौल बन रहा है कि दिन में भूखे रहो, प्यासे रहो, रात में अल्लाह के हुज़ूर क़याम करो। और ये भूखा और प्यासा रहना भी मकसद नहीं है। अच्छा, भूख और प्यास के ज़रिए एक मकसद को हासिल करना है। वो मकसद क्या हासिल करना है कि एक इंसान है, उसने रोज़ा रखा, घर में वो तन्हा है, प्यास लग रही है, पानी सामने है, वो पानी नहीं पी रहा, कोई देखने वाला नहीं, फिर भी नहीं पी रहा। सही। तो कौन सी चीज़ उसको रोक कर रखती है? वाह, क्या बात। सुभान अल्लाह। एक चीज़ उसको रोक कर रखती है कि मेरा रब मुझे देख रहा। बेशक, बेशक। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये बात तो उसको पहले भी पता थी, रोज़ा रखने से पहले भी वो ये बात जानता था, लेकिन अल्लाह देख रहा है, इसका जानना सिर्फ जानना था,
रोज़े ने उस जानने को एक एहसास बनाकर कल्ब में उतार दिया। वाह, सुभान अल्लाह। तो हम पहले भी जानते थे अल्लाह देख रहा है, लेकिन रोज़े की हालत में वो एहसास बन जाता है। और वाकई कितनी खूबसूरत बात है कि हमें अल्लाह ताला के खौफ से, अल्लाह ताला की रहमत की वजह से हम ज़मीन पे बैठ के उसकी चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं बिल्कुल। और हम नहीं खाते, हम खाते। नहीं पीते, हमें पता है अल्लाह देख रहा है। अगर ये एहसास हमारा मुस्तकिल रहे तो मेरे ख्याल से हमारे तो यही तकवा निजात है। का रास्ता यही बन जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसे पूरी ही है। ज़िंदगी पर ये एहसास गालिब हो जाए कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो न सिर्फ पूरी ज़िंदगी हमारी पाक हो जाएगी, बल्कि पूरी ज़िंदगी का ये एहसास यही तकवा है। तकवा इसके अलावा कुछ नहीं। और ये एहसास अल्लाह। पैदा होता है रमज़ान से। पहला अशरा है, रहमत का है। तो रहमत से असल इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है और हम किस तरीके से इसको हासिल करें, क्या करें हम? रहमत और एक इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है निकमत। निकमत। जी, निकमत। निकमत है मुसीबत, परेशानी, सही। और उसके मुकाबले पर रहमत है अल्लाह की तरफ से नेमत, इनाम। अशरा रहमत है और उसमें रहमतें बरस रही हैं। मसला ये नहीं है कि अल्लाह की रहमत बरस रही है या नहीं, मसला ये है कि हमें मिल रही है या नहीं। सही बात। हमें कैसे मिलेगी? बिल्कुल। इसलिए कि बाहर तो बरस रही है, हमें कैसे मिलेगी? तो हमें मिलने के लिए कि उसका तरीका है। तरीका यह है कि कुरान हकीम ने पूरी एक फहरिस्त दी है, किन किन कामों के नतीजे में रहमत हासिल होती है, किन किन कामों के नतीजे में बंदा रहमत से दूर हो जाता है। खालिक कायनात ने पहले तो फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से तुम मायूस ना हो। और दूसरे ये कि रहमत अल्लाह की हासिल करने के लिए पहले अल्लाह की इस रहमत पे नज़र करो कि अल्लाह ने खल्क किया, अगर खल्क करने के बाद वो छोड़ देता, उसकी रहमत ना होती तो कोई मखलूक भी पनप नहीं पाती। बेशक। हर मखलूक जो परवान चढ़ती है वो अल्लाह की रहमत की वजह से। बेशक। बेशक। अब कुरान हकीम में हम देखते हैं कि पहली सूरह मुबारका की पहली आयत में इस जानिब इशारा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम हम्द उस अल्लाह के लिए जो आलमीन को पालता है। अल्लाह ने आलमीन को खल्क करके छोड़ नहीं दिया, फिर उनको पाला। ये जो पालना है ये रहमत है। और अल्लाह की रहमत जो बंदों पर आती है, कुरान हकीम में इस जानिब एक तो ये फरमाया कि अल्लाह पालता है और फ़ौरन ही फिर फरमाया अर्रहमान अर्रहीम, वो रहमान है, वो रहीम है। रहमान और रहीम ये दोनों का जो बुनियादी लफ्ज़ है वो रहमत रहम है, और उसी से रहमत है, उसी से रहमान है, उसी से रहीम है। रहमान और रहीम करीब करीब के लफ्ज़ हैं, लेकिन एक मानवी फ़र्क है। दुनिया में अल्लाह की जितनी मेहरबानियाँ हैं ये अल्लाह की सिफ़त रहमानियत का जल्वा है, क्या हुआ? और आखिरत में जितनी मेहरबानियाँ होंगी वो सिफ़त रहीमियत का जल्वा होंगी। यानी इसको मैं आसान यूँ करूँ कि जो छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी कर दे वो रहमान है, और जो बड़ी से बड़ी ज़रूरत पूरी कर दे वो रहीम है। मतलब हर मुसलमान और जैसे मुस्लिम के लिए अलग अलग रहमत होगी हर इंसान हर को जो इंसान, और एक तो कुछ नेमतें तो वो हैं जो मुश्तरक हैं, जो दुनिया में दी गई जो हैं। दुनिया में दी गई है। ठीक है। सही। इसके बाद फिर इंसान जितनी कोशिश करेगा उतनी नेमत, उतनी रहमत को पालेगा। जिस अच्छा। काम के लिए जितनी कोशिश करेगा, जितनी काविश करेगा। सही। जैसे आक़ा दो जहां अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, गोद में इमाम हसन मुज्तबा थे। वाह। हुजूर इमाम हसन अलैहिस्सलाम को प्यार फरमा रहे थे, शफ़क़त फरमा रहे थे। सामने एक सहाबी थे जिन्हें ईमान लाए हुए भी कुछ वक्त गुजरा था। अच्छा। उन्होंने जब ये देखा तो कहने लगे कि हुजूर मेरे कई बेटे हैं, लेकिन मैं इस तरह अपने बच्चों को प्यार नहीं करता जिस तरह आप अपने बच्चों को प्यार फरमा रहे हैं। तो आक़ा दो जहां ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये एक फार्मूला है कि सही। अल्लाह की रहमत को अगर हासिल करना है
तो फिर लोगों में रहमत बांटने वाले बन जाओ। वाह जी वाह। सुभान अल्लाह कि उसकी मखलूक पे रहमत करें। अच्छा, मतलब ख्याल मजे की रखना। बात यह है कि करेंगे आप दुनिया में और अजर मिलेगा आपको जिंदगी भर, यहाँ पे भी यहाँ और पे भी और आखिरत वहाँ पे में भी आखिरत में और भी इससे मिलेगा। हमारे अगर देखा जाए तो हमारे सिस्टम में भी अच्छा ही है जब आप एक दूसरे पर रहम कर रहे हैं। ऐसा ही है। जब एक दूसरे पर रहम करेंगे तो उससे मुराद ये है कि एक बच्चा जब अपनी माँ से प्यार से बात करता है तो वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक हो रहा होता है। अल्लाह की रहमत उस बच्चे की तरफ होती है। बिल्कुल। जब कोई अपने बाप की इताअत करता है तो अल्लाह की रहमत उस औलाद की तरफ क्या होती बात है। जब कोई उस्ताद अपने शागिर्द पर शफकत कर रहा होता है तो रहमत उस्ताद की तरफ होती है। सुभान ये रहमत को हासिल करने के ज़राए हैं। शौहर बीवी की ज़रूरियात पूरी करे, बीवी शौहर की ज़रूरियात पूरी करे, ये दोनों अल्लाह की रहमत हासिल करेंगे। सुबह से शाम तक अगर आप किसी को मुस्कुरा कर देख लेते हैं और उसके दिल में एक एहसास होता है कि आपने उसको निगाह मोहब्बत से देखा तो अल्लाह की रहमत आपने हासिल की है। इसको सदक़े से भी ताबीर किया गया है। मतलब ये कि ये सौदा फायदे का ही है, लोगों इसमें में कहीं नुकसान नजर नहीं आ नहीं रहा। रहमत बांटने वाले बन जाएं तो रहमत पाने वाले भी प्रॉफिट के साथ मिलेंगे। क्या बात। सुभान अल्लाह, अच्छा अल्लामा साहब, एक सवाल मेरे माइंड में भी, क्योंकि मैंने भी घर में 2 प्यारी सी बिल्लियाँ रखी हुई हैं और हमारे आपस में लोग रखते हैं। जानवर से जो मोहब्बत है, जानवर के रहम में आप उसको खाना देते हैं, पीना देते हैं, ख्याल करते हैं, प्यार करते हैं, इसकी रहमत का अजर अल्लाह ताला किस तरह देता है? जानवरों से जो रहमत मोहब्बत है, यकीनन क्योंकि हदीस शरीफ बड़ी जामे है, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इसका मतलब है जो रहम करेगा उस पर रहम किया जाएगा। तो उसमें तखसीस नहीं है कि सिर्फ इंसानों पर, हर मखलूक पर। और जानवरों के हुकूक का इस्लाम में पूरे चैप्टर है वाह। कि जानवरों के क्या क्या हुकूक हैं। अब ये जो आपने बिल्लियों का तज़किरा किया ना, इसमें तो ख़ास तौर पर मैं ये कि पहलू नज़र करूँ कि दीगर जानवरों पर मेहरबानी करने में जो अजर व सवाब है उससे ज़्यादा बिल्ली पर मेहरबानी करने में। वाह जी वाह। उसकी एक वजह है। वजह यह है कि हर जानवर से इंसान को कुछ ना कुछ नफ़ा पहुंचता है। यानी अगर आपने घर में कुत्ता पाला हुआ है, घोड़ा पाला हुआ है, बकरा बकरी पाला हुआ है, कोई भी जानवर आप पालें उससे कुछ ना कुछ नफ़ा पहुंचता है। बिल्ली ऐसा जानवर है जिससे कोई नफ़ा नहीं है। बात तो सही है। बात तो सही है। कोई नफ़ा नहीं है। सिर्फ मोहब्बत में हम रखते हैं अपने घरों में, बस ऐसा। बिल्ली से जो मोहब्बत होती है ना वो बेगर्ज होती है, अच्छा, खालिस होती है, उसमें कोई लालच नहीं होता। लालच नहीं होती। इसलिए बिल्ली से मोहब्बत का जो सवाब है वो दीगर जानवरों से मोहब्बत में नहीं है। ये तो आपने बहुत ही पते की बात बताई। बहुत ही, बल्कि बिल्कुल। देखिए मुझे भी मालूम नहीं था, मुझे पता चला, आपने पूछा और जिस तरह जी। ने समझाया। बिल्कुल बिल्कुल। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका असली नाम अब्दुर्रहमान था। उन्हें हुजूर नबी अकरम अबू हुरैरा कहते थे, बिल्लियों वाला, ओहो सुभान अल्लाह। क्या बात। बिल्लियों वाला। ये तो बहुत ही अच्छी बात है सुभान अल्लाह, कि देखें। हम, और मेडिकली भी हमारा लोग कहते हैं डिप्रेशन में और एंजाइटी के पेशेंट जो है या ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ता है तो सोचने से बढ़ता है, स्ट्रेस लेने से, तो बिल्ली बिल्कुल। पालने से वो बीमारियों में कमी आती है। अच्छा। आप उनमें बिजी हो जाते हैं, आप हेल्दी एक्टिविटी में चले जाते हैं, आप अपनी ज़ात से निकल आते ज़ात हैं। से तो मेरे निकल ख्याल से आते हैं। देखें, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखें, साइंसी को भी देखें, तो कितना ये आपस में मिल रहा होता है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगी। अब जिस तरह रमज़ान है, अक्सर मैंने देखा है कि लोग, अब अजान हो रही होती है लेकिन उस टाइम वो जल्दी जल्दी अपने टीथ ब्रश कर रहे हैं या फटाफट पानी पे पानी पी जा रहे हैं और अजान भी चल रही है। तो ज़रा ये बताएं कि क्या ये इस तरह सही तरीका है कि जब तक अजान हो रही है तो हम पी सकते हैं या कुछ खा सकते हैं? दवाइयाँ भी अक्सर लोग ले रहे होते हैं उस टाइम पे। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप ज़रा सफाई पेश करें बिल्कुल, इसमें और इसमें बताएं। ये तो बड़ी कहानी घर घर की आपने छेड़ दी है, बिल्कुल। क्योंकि हर घर में ये हो रहा होता है। और एक कंफ्यूजन है, अजान वाकई हो में। गई, सायरन बज गया, और बिल्कुल काफी सही बात। ना बहुत जगहों पे अलग अलग अजानों की आवाजें भी आ ये रही भी है, होती हैं। बिल्कुल। एक हमें जगह किसको खत्म हो follow गई, करना हाँ, चाहिए? और हाँ। दूसरी जगह अभी स्टार्ट हुई है या अभी खत्म नहीं हुई है, तो काफी फिर कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल। बंदा और इसमें। कुछ लोग ये भी कहते हैं अलामा साहब के अजान खत्म होने तक हम खा पी सकते हैं। जी, तो ऐसा आज भी इस है। बात को क्लियर कर ही दे आप। एक तो हमारी कौम का अलमिया ये है कि सहरी में वो कहते हैं कि जब तक हमारी मस्जिद की अजान ना हो तब तक हम खाते पीते रहें, और अफ्तार में जो पहली अजान हो वहाँ से उस खा पर लें। अफ्तार करें। असल इसमें तसव्वुर ये है कि अजान का सहरी से के वक्त के ख़त्म होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अजान दी जाती है नमाज फ़जर के लिए, वो सहरी के वक्त
ख़त्म होने का ऐलान समझा जाता है, वो भी उस वजह से कि सहरी का वक्त ख़त्म होता है, फिर आज़ान दी जाती है। इसका मतलब यह है कि आज़ान उसी वक्त दी जाएगी जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका होगा। अच्छा। तो अब ये कोई तसव्वुर, कोई गुंजाइश नहीं है कि आज़ान हो रही हो और इंसान जल्दी जल्दी खाए, इसलिए कि आज़ान सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद ही दी जा सकती है, उससे पहले नहीं दी जा सकती। मतलब ये कि अजान जब भी होगी वो सहर के बाद होगी, तो हम वहाँ पहले ही छोड़ दें तमाम। मतलब हम फिर ना पी सकते हैं कि जैसे मेडिसिन कुछ भी उससे नहीं। पहले ही खा लें हम लोग। बिल्कुल। इसके अलावा एक हमारे यहाँ ये भी मामूल है कि लोग सुबह टूथपेस्ट कर लेते हैं, तो टूथपेस्ट करना, ब्रश करना, ये रोज़े को तकरीबन ज़ाया करना। मैं तकरीबन का लफ्ज़ इसलिए कह रहा हूँ कि अगर एक ज़र्रा भी अगर हलक में चला गया तो रोज़ा आपका ख़त्म हो जाएगा। और ये बहुत मुश्किल है कि आप ब्रश करें और एक ज़र्रा भी ना जाए, बहुत मुश्किल है। मिसवाक का इस्तेमाल कर मिसवाक सकते हैं? की न सिर्फ सुन्नत है बल्कि करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी हमारे, अगर हमें लगता है कि मुंह से बू आएगी या सफाई, तो मिसवाक से हम कर मिसवाक सकते उसका बेहतरीन मतबादिल है और सुन्नत भी है। सुन्नत भी है। मिसवाक इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, मैं अभी चाहूँगी कि आप दुआ कर दें हम सब के लिए, देखने वालों के लिए, ताकि हम सब आपकी दुआ में भी शामिल हो जाएं। जरूर। और हमारे लिए भी करिएगा। जी ज़रूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए मालिकुल मुल्क, तेरी तौफ़ीक, तेरी अता, तेरे करम से रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत सातें हैं। ए अल्लाह, तूने हमारे लिए रमज़ानुल मुबारक की ये रहमतों वाली सातें अता की हैं, हमें इसकी बरकतें भी अता फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे रोज़ों को समरबार बना दे। आमीन। ए अल्लाह, हमारे रोज़ों को तक़वे के हुसूल का ज़रिया बना दे। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, रमज़ानुल मुबारक में जहाँ जहाँ मुसलमान माशी गर्दाब का शिकार हैं या किसी और उलझन में हैं, ए अल्लाह उनकी मदद फरमा दे। ए अल्लाह, हर किस्म की परेशानी, मुसीबत, आफत से उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, आलम इस्लाम की खैर फरमा। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, इस रमज़ानुल मुबारक को हमारे लिए खुश आइंद बना और हमारी नस्लों के लिए खुश आइंद बना दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। हमें बहुत कुछ जानने को मिला आज, ऐसी बातें जो हमें बिल्कुल भी नहीं पता थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही हमारा साथ आप देते रहें और हम आपके साथ इस पूरे माह रमज़ान में साथ रहेंगे। और कल हमारे साथ होंगे यहाँ पे एक और नए होम शेफ़। इसके अलावा कल हमारे साथ होंगे एक सेलिब्रिटी गेस्ट। कौन है मुझे भी नहीं पता, ये कल ही मालूम होगा। और हमारे साथ उलामा साहब भी होंगे जो अपने फैज़ से हमें नवाजेंगे। और अफ्तार का वक्त बस करीब ही है। कल आपसे मुलाकात होगी और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको शो पसंद आ रहा होगा। अपना फ़ीडबैक आप हमें ज़रूर दीजिएगा।